जैसा कि हम सबको पता है, हम यहाँ पे हैं पोलो अल्टो फायरवॉल की ट्रेनिंग के लिए। जो भी कैंडिडेट्स पोलो अल्टो फायरवॉल सीखना चाहते हैं, तो उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि उन्हें सीसीएनए और सीसीएनपी लेवल की क्या हो, नॉलेज हो। इसके साथ साथ यदि किसी और फायरवॉल की नॉलेज है तो वो अच्छी बात है। फायरवॉल की नॉलेज नहीं भी है, अगर सीसीएनए सीसीएनपी की नॉलेज है तो काम चल जाएगा। अगर किसी कैंडिडेट को ना सीसीएनए की नॉलेज है, ना सीसीएनपी की नॉलेज है, ना ही किसी और फायरवॉल की नॉलेज है, तो उसको ये समझने में बहुत दिक्कत आएगी और हो सकता है समझ में ना भी आए, क्योंकि ये सीखने के लिए इसका बेस है राउटिंग स्विचिंग, जो हम सीसीएनए और सीसीएनपी में करते हैं या सीखते हैं। दूसरा, कुछ और चीजों के बारे में भी हम डिस्कस करते हैं, नेटिंग क्या है, वीपीएन क्या है, तो उसमें सीसीएनए सीसीएनपी में उस चीज का थोड़ा आइडिया आ जाता है। तो जिन बंदों को सीसीएनए सीसीएनपी आता है उनके लिए 40% सेम रहता है, बस ये देखना होता है कि पोलो अल्टो पे कैसे करना है। बाकी 60% चीजें नहीं रहती हैं। जो बिल्कुल ही ना सीसीएनए है, ना सीसीएनपी की नॉलेज है, ना ही किसी फायरवॉल की है, तो वो इसको उसको ये टोटली नया लगेगा और फिर वो कहेगा कि मेरी कुछ समझ में नहीं आया, हमें जो है पागल बनाया गया है। पागल नहीं बनाया गया है, इस कोर्स की कुछ रिक्वायरमेंट है, वो आपको पूरा करना पड़ेगा, तभी आपकी समझ में आएगा, वरना आपका दिया गया समय और पैसा यहाँ पे बर्बाद होता नजर आएगा। तो उसके लिए मैं पहले ही बोल देता हूँ कि सीसीएनए सीसीएनपी और फायरवॉल की नॉलेज है तो उनको ये अच्छी तरह से समझ में आएगा। जिनको नहीं है उन्हें ये अजीब सा लगेगा और कहोगे कि ये हो क्या रहा है। तो चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि हम यहाँ पे पोलो अल्टो फायरवॉल की ट्रेनिंग के लिए हैं। तो पोलो अल्टो फायरवॉल की ट्रेनिंग में हम क्या क्या करेंगे, कितना ड्यूरेशन रहेगा, वगैरह वगैरह, ये हमें जानना है। तो आई मेडिटा की वेबसाइट पे जाएंगे। आई मेडिटा की वेबसाइट पे जाके लाइव ट्रेनिंग में जाएंगे। लाइव ट्रेनिंग के अंदर हमें जाना है पोलो अल्टो नेटवर्क, और पोलो अल्टो नेटवर्क के अंदर पीसीएनएसी कोर्स के अंदर जाना है। तो आप सीधा लाइव ट्रेनिंग पोलो अल्टो, और यहाँ पे हमने जाना है कोर्स के अंदर। यहाँ पे आपको कोर्स मिलेगा जिसमें क्यूरिकुलम मिलेगा। इसके अंदर आप जो है चेक कर सकते हो। तो कोर्स डिटेल ऑब्जेक्टिव, और जब नीचे जाओगे तो नीचे जाके हमें मिलेगा यहाँ पे डिटेल ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, तो इस प्रकार से आप यहाँ पे देख सकते हो, जो कि मैं अभी बताने वाला हूँ। फिर भी अपने पास डाउनलोड करके रखना है, तो आपने गेट ब्राउज़र पे क्लिक करना है। तो गेट ब्राउज़र दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे क्लिक करोगे, एक न्यू टैब खुलेगी और वहां पे आपको पीडीएफ फाइल मिलेगी। इस पीडीएफ फाइल को आप जो है अपने डाउनलोड फोल्डर के अंदर डाउनलोड करके रख सकते हो और यहाँ पे उसे देख सकते हो। तो डाउनलोड में जाना है, डाउनलोड में जाके पोलो अल्टो फायरवॉल ट्रेनिंग आपको मिलेगा, और यहाँ पे जाके आपको कंटेंट जो कि हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो जो वेबसाइट पे मेंशन है वही सारा कुछ यहाँ पे आपको मिलेगा। तो इसमें कोर्स डिटेल ऑब्जेक्टिव्स, और नीचे आप जाओगे कोर्स आउटलाइन डिटेल करके, एवरीथिंग स्टेप बाय स्टेप और सीक्वेंस के साथ मेंशन है कि हम इसके अंदर क्या क्या करने वाले हैं। जो वेबसाइट पे ऐड कर रखा है वही यहाँ पे है। तो अपने रेफरेंस के लिए वहां पे देखना है वहां पे देखो, यहाँ पे देखना है यहाँ पे देख सकते हो और रख सकते हो। तो चलो अब आपको बताते हैं कि हम इसमें क्या क्या करने वाले हैं। तो सबसे पहला हमारा यहाँ पे रहेगा, क्या रहेगा ये। तो मैं कोर्स आउटलाइन डिटेल पे जा रहा हूँ जिसके अंदर सारी चीजें हैं। तो आज हम आपसे डिस्कस करेंगे कि हम इस पूरी ट्रेनिंग के दौरान क्या तो करने वाले हैं और यहाँ पे कैसे कैसे सीक्वेंस रहेगा। तो सबसे पहला हमारा यहाँ पे रहेगा क्या, सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म एंड आर्किटेक्चर। तो सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म एंड आर्किटेक्चर के अंदर हमारा रहेगा फायरवॉल इंट्रोडक्शन। तो इस सीक्वेंस जो सेक्शन है इसके अंदर
हम यहाँ पे सीखेंगे, क्या सीखेंगे कि फायरवॉल क्या है, फायरवॉल टेक्निक्स कौन कौन सी हैं, जैसे कि पैकेट फिल्टरिंग, प्रॉक्सी सर्वर, स्टेटफुल फायरवॉल, ट्रांसपेरेंट फायरवॉल और नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल या सैंडबॉक्स इंस्पेक्शन क्या है, ये हम यहाँ पे इस सेक्शन के अंदर सीखेंगे। जो ये ट्रेनिंग है ये हमारी स्क्रैच से स्टार्ट होगी। अगर किसी को नहीं भी आता है और वो थोड़ी सी मेहनत करता है तो उसकी समझ में आ जाएगा। तो इस सेक्शन में फायरवॉल क्या है, फायरवॉल टेक्निक्स कौन कौन सी हैं, जैसे कि मैं बता चुका, पैकेट फिल्टरिंग क्या है, प्रॉक्सी सर्वर क्या है, स्टेटफुल फायरवॉल क्या है, ट्रांसपेरेंट फायरवॉल क्या है, नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल क्या है, ये सारी चीजें हम सीखेंगे। उसके बाद दूसरा सेक्शन हमारा यहाँ पे रहेगा पोलो अल्टो फायरवॉल इंट्रोडक्शन। यहाँ पे हम सीखेंगे पोलो अल्टो फायरवॉल क्या है, कौन कौन से फीचर देता है, औरों से कैसे अलग है, इसका आर्किटेक्चर वगैरह क्या है, यहाँ पे हमारा रहेगा। फिर हम लैब सेटअप बंद करना सीखेंगे कि लैब सेटअप कैसे की जाएगी। लैब सेटअप के लिए जो भी रिसोर्सेज हैं वो आपको दिए जाएंगे iMedita की तरफ से, और जिन्हें आप डाउनलोड करके अपनी लैब बना सकते हो। उसके बाद जब लैब सेटअप हो जाएगा हम ये सीखेंगे फायरवॉल एक्सेस कैसे करेंगे, फायरवॉल के इंटर फायरवॉल पे टेलनेट, एसएसएच, एचटीटीपी, एचटीटीपीएस कैसे इनेबल करेंगे, जो इनेबल किया है उसे हम वेरीफाई कैसे करेंगे, ये हमारा यहाँ पे रहेगा। उसके पश्चात कनेक्टिविटी वेरिफिकेशन के बाद हम ये सीखेंगे कि बैकअप कैसे लेना है, फैक्ट्री रीसेट कैसे करना है, कॉन्फ़िगरेशन रिस्टोर कैसे करनी है, एडमिन पासवर्ड रीसेट कैसे करना है, अपग्रेड कैसे करना है, ये सारी चीजें हम यहाँ पे सीखेंगे जैसे कि हम CCNA में सीखते हैं। तो एक्सेस करने से लेके टेलनेट, एसएसएच, एचटीटीपी, एचटीटीपीएस, वेरिफिकेशन, बैकअप, फैक्ट्री रीसेट, रिस्टोर, पासवर्ड रीसेट, अपग्रेड वाला टास्क हम यहाँ पे इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन के अंदर सीखेंगे। जो हमारी ट्रेनिंग रहेगी वो दो प्रकार से रहेगी। पहले हम चीजों को GUI से सीखेंगे। जब GUI वाला टास्क कंप्लीट हो जाएगा फिर आपको एक ओवरव्यू दे दिया जाएगा कि CLI से कैसे करना है। तो हमारी ट्रेनिंग पहले GUI में और फिर CLI में साथ के साथ चलती रहेगी। जिसको GUI पसंद है वो GUI से करेगा, जिसको CLI पसंद है वो CLI से कर सकता है। उसके बाद हमारा रहेगा जोन इम्प्लीमेंटेशन। जो पोलो अल्टो फायरवॉल है वो एक जोन बेस्ड फायरवॉल है और हम हर लैब के अंदर यहाँ पे जोन बनाना सीखेंगे। जब हमारा ये टास्क हो जाएगा फिर हम आगे बढ़ेंगे जिसमें हम सीखेंगे स्टैटिक राउटिंग, डिफॉल्ट राउटिंग। तो हर फायरवॉल की तरह पोलो अल्टो फायरवॉल स्टैटिक राउटिंग, डिफॉल्ट राउटिंग सपोर्ट करता है। इसके साथ साथ वो यहाँ पे स्टैटिक राउटिंग, डिफॉल्ट राउटिंग के साथ साथ यहाँ पे पाथ मॉनिटरिंग भी करता है। अब ये पाथ मॉनिटरिंग क्या है, तो जब आपने CCNA CCNP किया होगा उस टाइम पे स्टैटिक राउटिंग, डिफॉल्ट राउटिंग तो सीखी होगी और CCNP में IPSLA सीखा होगा। तो IPSLA को पोलो अल्टो फायरवॉल पे क्या बोला जाता है, पाथ मॉनिटरिंग बोला जाता है। तो जो सिस्को डिवाइस पे IPSLA है जिसके द्वारा हम नेक्स्ट होप और बियॉन्ड नेक्स्ट होप रीचेबिलिटी चेक करते हैं, उसी चीज को पोलो अल्टो पे पाथ मॉनिटरिंग बोला जाता है। ये कैसे इंप्लीमेंट करना है वो हमारा रहेगा। फिर हम सीखेंगे रिप। रिप के अंदर बेसिक रहेगा, टेबल वेरिफिकेशन रहेगा, राउटिंग टेबल वेरिफिकेशन, पीयर टेबल वेरिफिकेशन, रीडिस्ट्रीब्यूशन करना, टाइमर मॉडिफिकेशन करना, डिफॉल्ट राउट एडवर्टाइज करना, ऑथेंटिकेशन करना और ट्रबल शूट करना। ये वाले टास्क हमारे किसके अंदर रहेंगे, ये वाले टास्क हमारे रिप राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल के अंदर रहेंगे। जब रिप हमारा हो जाएगा फिर हम आगे बढ़ेंगे। आगे हमारा है OSPF। OSPF में बेसिक और मल्टी एरिया रहेगा। इसके साथ साथ बेसिक मल्टी एरिया के साथ साथ नेबर टेबल वेरिफिकेशन, डेटाबेस टेबल वेरिफिकेशन, राउटिंग टेबल वेरिफिकेशन रहेगा, वर्चुअल लिंक बनाना, हेलो टाइमर मॉडिफिकेशन, डेड इंटरवल मॉडिफिकेशन, ऑथेंटिकेशन, स्टब एरिया, टोटली स्टब एरिया, टोटली NSSA, एक्सटर्नल समराइजेशन, इंटर एरिया समराइजेशन जैसी चीजें हम OSPF के अंदर यहाँ पे सीखेंगे। फिर इसके साथ साथ हम ये भी सीखेंगे कि डिफॉल्ट राउट कैसे ऑरिजिनेट करना है, रीडिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है, और कुछ गलतियां होती हैं तो
टी शूट कैसे करेंगे, ये हमारा यहाँ पे OSPF के अंदर रहेगा। OSPF के बाद फिर हमारा यहाँ पे रहेगा BGP। BGP के अंदर हम बेसिक टेबल्स वेरिफिकेशन जैसे कि नेबर, BGP, राउटिंग, एट्रीब्यूट नेक्स्ट ऑफ सेल्फ, राउट रिफ्लेक्टर क्लाइंट, ऑथेंटिकेशन, समराइजेशन, रीडिस्ट्रीब्यूशन और ट्रबल शूट जैसी चीजें हम BGP बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल के अंदर करेंगे। ये हमारा BGP में रहेगा। यहां तक हमारा IPv4 जो है उसकी राउटिंग क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हमारा स्टार्ट होगा IPv6। जैसी चीजें हमने IPv4 पे की हैं वैसी ही हमारी IPv6 पे रहेंगी। जैसा वो कौन से रहेंगे सामने है, तो सबसे पहले यहाँ पे जो है हम सीखेंगे। तो सबसे पहले IPv6 में रहेगा स्टैटिक राउटिंग, डिफॉल्ट राउटिंग और पाथ मॉनिटरिंग जैसी चीजें रहेंगी। फिर हमारा यहाँ पे स्टैटिक IPv6 का स्टैटिक राउटिंग, डिफॉल्ट राउटिंग और पाथ मॉनिटरिंग के बाद जो हमारा रहेगा वो रहेगा OSPF v3, बेसिक टेबल्स वेरिफिकेशन, वर्चुअल लिंक, टाइमर्स मॉडिफिकेशन, स्टब एरिया, टोटली NSS, एक्सटर्नल समराइजेशन, डिफॉल्ट राउट ऑरिजिनेट, रीडिस्ट्रीब्यूशन और ट्रबल शूट जैसी चीजें हम यहाँ पे जो है किसके अंदर सीखेंगे, ये वाली चीजें हम OSPF v3 के अंदर सीखेंगे। जब OSPF हो जाएगा हमारा, फिर हम नेक्स्ट प्रोटोकॉल BGP की तरफ बढ़ जाएंगे। BGP में v4 की तरह बेसिक टेबल्स वेरिफिकेशन, नेक्स्ट ऑफ सेल्फ, राउट रिफ्लेक्टर क्लाइंट, ऑथेंटिकेशन, समराइजेशन, रीडिस्ट्रीब्यूशन और ट्रबल शूट जैसी चीजें हम यहाँ पे सीखेंगे। हो गया। यहां तक आपकी या हमारी पोलो अल्टो फायरवॉल पे IPv4 राउटिंग और IPv6 राउटिंग कंप्लीट हो चुकी होगी। उसके बाद हम एडवांस टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे जो कि हमारा है नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। तो नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन क्या है, स्टैटिक नेट क्या है, डायनेमिक नेट क्या है, पैड क्या है, डेस्टिनेशन नेट क्या है, यूनेट क्या है, पैकेट फ्लो क्या है, तो ये हम थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन यहाँ पे हम सीखेंगे। तो नेटिंग जो हमने पहले सीखा, राउटिंग के द्वारा दो या दो से अधिक लोकेशन के बीच में कनेक्टिविटी करना सीखेंगे। फिर जो कि फायरवॉल मोस्टली यूज किया जाता है इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए नेटवर्क को, तो जब इंटरनेट से कनेक्ट करेंगे तो पब्लिक टू प्राइवेट, प्राइवेट टू पब्लिक कम्युनिकेशन के लिए नेटिंग यहाँ पे हम सीखेंगे। तो ये हो गया प्राइवेट टू प्राइवेट और प्राइवेट टू पब्लिक और पब्लिक टू प्राइवेट कम्युनिकेशन। अब उसके बाद आपकी मल्टीपल लोकेशन हो सकती है, तो मल्टीपल लोकेशन हो सकती है तो उसके लिए हम चाहेंगे कि वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करें, तो उसके लिए बनाया जाता है साइट टू साइट VPN। यानी कि जो साइट टू साइट VPN है, 1 मिनट डायग्राम की मदद से, तो ये हो गया हमारा यहाँ पे। तो मान के चलो हमारे पास यहाँ पे फायरवॉल 1 है, ये हमारा हो गया फायरवॉल 1, ये हो गया फायरवॉल 2, दोनों को हमने जोड़ दिया यहाँ पे इंटरनेट के साथ, तो ये हमारा हो गया इंटरनेट। दोनों को हमने इंटरनेट से जोड़ा, फायरवॉल 1 का लेन, फायरवॉल 2 का लेन। अब हम चाहते हैं दोनों लेन एक दूसरे से वाया इंटरनेट के कम्युनिकेट करें, तो दोनों के बीच में ओवर द इंटरनेट हम यहाँ पे बनाएंगे IPsec VPN। IPsec VPN की मदद से ब्रांच 1 का जो यूजर है वो ब्रांच 2 के यूजर या रिसोर्सेज से क्या करेगा, कम्युनिकेट यहाँ पे कर जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारा IPsec VPN या इसको बोलते हैं साइट टू साइट VPN, IPsec VPN या साइट टू साइट VPN की मदद से एक ब्रांच दूसरी ब्रांच के लोकल एरिया नेटवर्क के साथ क्या करेगा, कम्युनिकेशन करेगा। तो साइट टू साइट VPN किस प्रकार से बनाया जाएगा ये हम यहाँ पे सीखेंगे। उससे पहले ये सीखेंगे ये होता क्या है, कौन कौन सी टर्म यूज होती हैं, कौन कौन से फीचर यूज करते हैं, कौन कौन से प्रोटोकॉल यूज करते हैं, वो सारा का सारा हमारा IPsec VPN इंट्रोडक्शन में रहेगा।
फिर हम यहाँ पे ये सीखेंगे कि साइट टू साइट वीपीएन इंट्रोडक्शन के पश्चात वर्जन 1 के साथ कैसे बनाएंगे, 2 के साथ कैसे बनाएंगे, डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल कैसे चलाएंगे, ऑथेंटिकेशन के सर्टिफिकेट के साथ कैसे वीपीएन बनाएंगे और कुछ गलतियां होंगी टी शूट कैसे करेंगे। तो साइट टू साइट वीपीएन जो अभी तक मैंने सिलेक्ट किया है ये होगा पोलो अल्टो टू पोलो अल्टो। अब बात ये होती है कि जब हमारी ब्रांचेस होंगी तो हो सकता है इस तरफ भी क्या लगा हुआ हो पोलो अल्टो, इस तरफ भी क्या लगा हुआ हो पोलो अल्टो का फायरवॉल। तो दोनों तरफ पोलो अल्टो का फायरवॉल भी हो सकता है, या फिर हो सकता है किसका, सिस्को का, फोर्टिगेट का, चेक पॉइंट का हो गया, और यहाँ पे हमारा हो सकता है जनिपर SRX, या हो सकता है यहाँ पे जो भी है। तो इस तरह से चेक पॉइंट हो गया, सिस्को का ASA हो सकता है, और सिस्को का फायर पावर थ्रेट डिफेंस FTD हो सकता है। तो मल्टी वेंडर के डिवाइस हो सकते हैं। तो हम यहाँ पे सीखेंगे क्या कि साइट टू साइट वीपीएन सिस्को राउटर के साथ कैसे बनाएंगे, ASA के साथ कैसे बनाएंगे, फोर्टिनेट के साथ कैसे बनाएंगे, चेक पॉइंट के साथ कैसे बनाएंगे, जनीपर के साथ कैसे बनाएंगे, ओवरलैपिंग सबनेट के साथ कैसे बनाएंगे, सिस्को FTD के साथ कैसे बनाएंगे। तो डिफरेंट वेंडर्स के साथ भी यहाँ पे साइट टू साइट वीपीएन बनाना आपको बताया अथवा सिखाया जाएगा। डन हुआ। तो यहां तक हमारा हो चुका होगा साइट टू साइट वीपीएन, पोलो अल्टो टू पोलो अल्टो, और मेजर अनदर वेंडर के साथ भी आपको साइट टू साइट वीपीएन बनाना सिखाया जाएगा। ये तो हो गया साइट टू साइट वीपीएन के बारे में। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट हमारा है SSL VPN या ग्लोबल प्रोटेक्ट VPN। अब ये SSL VPN या ग्लोबल प्रोटेक्ट VPN क्या है ये हम समझ लेते हैं। तो समझना ये है कि अभी तक जो बनाया, जब आप दो ब्रांचेस के बीच में बनाओगे वो साइट टू साइट VPN रहेगा। अब रिक्वायरमेंट यहाँ पे बदल रही है किस प्रकार से कि हमारे पास या आपके पास हो गया इंटरनेट। तो ये हमारा हो गया इंटरनेट, और इंटरनेट से हमने कनेक्ट कर दिया यहाँ पे पोलो अल्टो का फायरवॉल। पोलो अल्टो फायरवॉल को फर्दर हमने जोड़ दिया स्विच के साथ, स्विच से हमने जोड़ दिए अंदर के रिसोर्सेज जैसे कि सर्वर हो गए और हमारे यहाँ पे क्लाइंट हो गए। जब यूजर कंपनी के अंदर ही है तो कंपनी प्रीमाइस में है तो वो आसानी से क्या कर सकता है, सर्वर को एक्सेस कर सकता है। अब जो यूजर जो है कंपनी के अंदर नहीं है, वो घर पे बैठा हुआ है, तो यहाँ इंटरनेट से उसका कनेक्टेड है लैपटॉप या डेस्कटॉप, और अब यूजर बैठा हुआ है घर पे, कंपनी में नहीं है। अब जो ये यूजर घर से बैठ के ही कंपनी के नेटवर्क को एक्सेस करना चाहता है, इसके पास यहाँ पे पब्लिक आईपी रहेगा, इंटरनेट से जुड़ा हुआ है। तो जैसे कि 102.1.100.1.1.101.1.100 192.168.101.1 192.168.101.100। अब इस जो यूजर है इसको हम बोलेंगे रिमोट यूजर, या फिर इसको बोलेंगे वर्क फ्रॉम होम यूजर। रिमोट यूजर, वर्क फ्रॉम होम यूजर, या इसको एक और नाम दिया जा सकता है जिसको हम बोलेंगे मोबाइल यूजर, जो घूमता रहता है। तो जब भी मोबाइल यूजर, रिमोट यूजर या वर्क फ्रॉम होम यूजर को हेडक्वार्टर, ये हमारा हो गया हेडक्वार्टर और ये हेडक्वार्टर का हो गया इंटरनल नेटवर्क, जब भी हेडक्वार्टर के इंटरनल नेटवर्क का एक्सेस रिमोट यूजर को देना हो तो हम उसके पीसी से फायरवॉल के साथ, उसके पीसी से फायरवॉल के साथ एक वीपीएन बनाएंगे, और ये जो वीपीएन हमारा रहेगा इसको हम बोलेंगे यहाँ पे रिमोट एक्सेस वीपीएन। रिमोट एक्सेस वीपीएन, अथवा इसको दूसरे शब्दों में बोला जाएगा SSL VPN, या इसको बोला जाएगा ग्लोबल प्रोटेक्ट। तो ग्लोबल प्रोटेक्ट VPN अथवा SSL VPN अथवा
रिमोट एक्सेस वीपीएन एक पीसी से फायरवॉल के साथ बनेगा और जिसका इस्तेमाल करके जो भी हमारा कौन रहेगा, जो भी हमारा रिमोट यूजर है, वो रिमोट यूजर, वर्क फ्रॉम होम यूजर या मोबाइल यूजर उस वीपीएन के रास्ते आएगा और इंटरनल नेटवर्क को एक्सेस कर लेगा। तो पोलो अल्टो फायरवॉल सपोर्ट करता है रिमोट एक्सेस वीपीएन या फिर एसएसएल वीपीएन या फिर ग्लोबल प्रोटेक्ट वीपीएन, ताकि रिमोट यूजर, वर्क फ्रॉम होम यूजर और मोबाइल यूजर घर से बैठे बैठे हेडक्वार्टर के इंटरनल नेटवर्क को एक्सेस कर लें। तो ये हमारा रहेगा रिमोट एक्सेस अथवा एसएसएल अथवा ग्लोबल प्रोटेक्ट वीपीएन, जो एक पीसी से पोलो अल्टो के फायरवॉल के साथ बनेगा। तो ये हम पहले थियोरेटिकल और फिर प्रैक्टिकल करेंगे। फुल टनल, स्प्लिट टनल, पब्लिक आईपी के साथ स्प्लिट टनल और साइड टू साइड वीपीएन के साथ इसका इंटीग्रेशन हमारा रहेगा। उसके बाद हमारा यहाँ पे रहेगा वी वायर। अब ये वी वायर क्या है, ये भी डायग्राम से समझते हैं। डायग्राम से समझना ये है कि देखो जी, यहाँ पे हमारा हो गया एक नेटवर्क। तो किसी कंपनी के अंदर PC1, PC2, सर्वर 1, सर्वर 2 लगे हुए हैं और उनको जोड़ दिया किसके साथ, स्विच के साथ। स्विच को जोड़ा राउटर के साथ और जो राउटर है उसको लीज लाइन से जोड़ दिया दूसरे राउटर के साथ, या उसको हम इंटरनेट के द्वारा जोड़ सकते हैं दूसरे राउटर के साथ, या इसको MPLS VPN के द्वारा जोड़ा जा सकता है दूसरी ब्रांच के साथ। तो हमने क्या लगाया है इधर, हमने लगाया है राउटर। राउटर पे आईपी एड्रेसिंग की, राउटर पे हम राउटिंग करेंगे, राउटर पे हम नेटिंग करेंगे, इस पे हम वीपीएन चलाएंगे और इस पे हमने MPLS चलाना। इतनी सारी चीजें हमें इस राउटर पे कॉन्फ़िगर करनी है। अब हमें जरूरत पड़ी कि इस नेटवर्क को सिक्योर करना है। सिक्योर करना है तो राउटर हटाएंगे और यहाँ पे फायरवॉल लगाएंगे। तो हमने जब लगाया फायरवॉल, फिर से आईपी एड्रेसिंग, राउटिंग, नेटिंग, वीपीएन, MPLS चलता नहीं है और फिर हम यहाँ पे फायरवॉल पॉलिसीज लगाएंगे। ये काम हमारा रहेगा, किस पे रहेगा, राउटर हटा के फायरवॉल पे ये काम रहेगा। अब दिक्कत ये हो गई कि जब एड्रेसिंग कर रखी है दोबारा क्यों करें, राउटिंग क्यों करें। तो एड्रेसिंग जब हमारी हो रखी है तो दोबारा क्यों करें, राउटिंग दोबारा क्यों करें, नेटिंग दोबारा क्यों करें, वीपीएन दोबारा क्यों बनाएं। MPLS के बगैर काम नहीं चलेगा। तो क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि हम केवल फायरवॉल पॉलिसीज ही लगाएं। अगर हमें फायरवॉल पॉलिसीज ही लगाना है, नेटवर्क को चेंज नहीं करना है, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे ट्रांसपेरेंट फायरवॉल। ट्रांसपेरेंट फायरवॉल जो है वो लगाया जाता है कहाँ पे, तो जो ट्रांसपेरेंट फायरवॉल है वो हमारा लगाया जाता है लोकल एरिया नेटवर्क और गेटवे के बीच में। तो लेन को फायरवॉल से, गेटवे को फायरवॉल से जोड़ देंगे और हमने कनेक्टिविटी कर दी। अब क्या होगा, जो ट्रैफिक है वो वाया फायरवॉल के जाएगा, किस से, गेटवे से लेन और लेन से गेटवे। यानी जो पहले कनेक्टिविटी राउटर की लेन के साथ थी, लेन को जोड़ा फायरवॉल से, राउटर को जोड़ा फायरवॉल से और यहाँ पे हमने गेटवे की लेन से कनेक्टिविटी तोड़ दी। अब जो ट्रैफिक है वो फायरवॉल से ही इन आउट होगा। तो यहाँ पे आउट होगा तो फायरवॉल से, इन होगा तो फायरवॉल से, और यहाँ पे हमने क्या लगा रखी है, फायरवॉल पॉलिसी। तो ट्रांसपेरेंट फायरवॉल हम तभी लगाते हैं जब हमें फायरवॉल पॉलिसीज लगाना हो, नेटवर्क के अंदर चेंज ना करना हो। और ट्रांसपेरेंट फायरवॉल को ही यहाँ पे बोला जाता है वर्चुअल वायर या इसको ब्रिज मोड। ट्रांसपेरेंट फायरवॉल अथवा वी वायर अथवा ब्रिज मोड एक ही चीज के नाम है, जो हम कब लगाते हैं, जब हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन में केवल फायरवॉल पॉलिसीज लगाना हो, नेटवर्क चेंज ना करना हो, तब हम ट्रांसपेरेंट फायरवॉल
अथवा वर्चुअल वायर अथवा ब्रिज मोड का इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारा यहाँ पे रहेगा कि वी वायर क्या है। वी वायर का दूसरे और दो नाम है, ट्रांसपेरेंट फायरवॉल और ब्रिज मोड। ट्रांसपेरेंट फायरवॉल कौन कहता है? ट्रांसपेरेंट फायरवॉल सिस्को कहता है। वी वायर पोलो अल्टो और फोर्टिगेट बोलता है। ब्रिज मोड चेक पॉइंट बोलता है। तो सिस्को के अनुसार ट्रांसपेरेंट फायरवॉल, पोलो अल्टो फोर्टिगेट के अनुसार वी वायर और चेक पॉइंट के अनुसार इसी चीज को ब्रिज मोड बोला जाता है। उसके बाद हमारा रहेगा यहाँ पे नेक्स्ट हमारा रहेगा एच ए, हाई अवेलेबिलिटी। अब ये एच ए क्या है ये हमें समझना है। समझने के लिए डायग्राम की मदद ली जाएगी और डायग्राम की मदद कुछ इस प्रकार से है कि मान के चलो हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पे हमारे पास है लेन PC1, PC2, PC3, PC4। तो लेन को स्विच से जोड़ा, स्विच को हमने यहाँ पे जोड़ दिया फायरवॉल के साथ। अब इस फायरवॉल को हम जो है जोड़ सकते हैं किसके साथ? हमने जोड़ दिया यहाँ पे इंटरनेट के साथ। अब हुआ यूं है कि इस कनेक्टिविटी में बाहर वाले लिंक पे फायरवॉल पे और अंदर वाले लिंक पे सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर है। अब क्या करना है? अब आप दो इंटरनेट कनेक्शन भी ले सकते हो। लिंक रिडंडेंसी तो मिल गई, डिवाइस और अंदर के लिंक की रिडंडेंसी नहीं मिली। तो उसके लिए हम एक नहीं यहाँ पे दो फायरवॉल का इस्तेमाल करेंगे। हो गया। अब इन दोनों फायरवॉल को हम एक दूसरे से जोड़ेंगे भी। इनमें एक रहेगा प्राइमरी, एक रहेगा सेकेंडरी। प्राइमरी ही काम करेगा एक्टिव की तरह और सेकेंडरी काम करेगा पैसिव की तरह। अब जो प्राइमरी फायरवॉल पे क्या होगी, कॉन्फ़िगरेशन होगी, वो दूसरे के सेकेंडरी के साथ सिंक हो जाएगी। प्राइमरी फायरवॉल पे जो भी हमारे क्या होंगे, सेशन होंगे, वो दूसरे के साथ क्या हो जाएंगे, सिंक हो जाएंगे। यहाँ पे जो राउटिंग टेबल बनेगी वो दूसरे के साथ सिंक हो जाएगी। यहाँ पे जो हमारी आर्प टेबल बनेगी वो भी हमारी नेक्स्ट के साथ शेयर हो जाएगी। अब तो रियल टाइम कॉन्फ़िगरेशन सेशन राउटिंग टेबल आर्प टेबल प्राइमरी फायरवॉल से सेकेंडरी फायरवॉल के साथ सिंक हो जाएंगे। अब होगा कुछ यूं कि जो हमारा लेन है वो क्या जनरेट करेगा, ट्रैफिक जनरेट करेगा। ट्रैफिक पहले स्टेप के अंदर प्राइमरी फायरवॉल से होता हुआ इंटरनेट पे जाएगा। अब ऐसा भी हो सकता है कि जो प्राइमरी फायरवॉल है वो क्या हो जाए, फेल हो जाए। जैसे ही प्राइमरी फायरवॉल फेल होगा, थर्ड स्टेप में जो सेकेंडरी फायरवॉल था वो खुद को प्राइमरी और क्या डिक्लेयर कर देगा, एक्टिव डिक्लेयर कर देगा। अब फोर्थ स्टेप में जो ट्रैफिक है नए वाले एक्टिव फायरवॉल से इंटरनेट पे जाएगा। इसी चीज को बोला जाता है एच ए या फेलोवर। एच ए या फेलोवर के अंदर हम दो या दो से अधिक फायरवॉल को ग्रुप करते हैं और उनसे हम काम लेते हैं किसका, एज ए सिंगल फायरवॉल। तो एच ए या फेलोवर के अंदर हम यहाँ पे दो या दो से अधिक फायरवॉल को करते हैं ग्रुप और उनसे हम काम लेते हैं सिंगल फायरवॉल का। तो एच ए हमारा दो प्रकार का रहेगा यहाँ पे, एक हमारा रहेगा एक्टिव पैसिव और दूसरा रहेगा एक्टिव एक्टिव। अभी केवल इंट्रोडक्शन है कि ये क्या है। तो एच ए के अंदर हम दो फायरवॉल को ग्रुप करके सिंगल फायरवॉल का काम लेंगे जिसको हम एक दूसरे से कनेक्ट भी करेंगे। कनेक्ट जब हम करेंगे तो डेडिकेटेड इंटरफेस रहेगा, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी। प्राइमरी अपनी रियल टाइम कॉन्फ़िगरेशन सेशन राउटिंग टेबल आर्प टेबल सेकेंडरी को देगा। प्राइमरी के डाउन होने पे सेकेंडरी रोल को टेक ओवर कर लेगा। अब ट्रैफिक नए वाले से प्राइमरी से या एक्टिव से जाने लगेगा। तो हम ये चीज यहाँ पे सीखेंगे, थियोरटिकल और प्रैक्टिकल। ये जस्ट आइडिया है कि दिया है कि ये हम क्या करेंगे, ये हमारा हुआ। उसके बाद हमारा तो अभी तक जो फीचर बताए हैं ये नॉर्मल फायरवॉल फीचर्स हैं जो कोई भी फायरवॉल आपको दे देगा।
नेक्स्ट क्या है यहाँ पे? नेक्स्ट है डिक्रिप्शन। अब डिक्रिप्शन क्या है ये हमें जानना है। जानने के लिए डायग्राम की मदद। डायग्राम कुछ इस प्रकार से रहेगा कि हमारे पास यहाँ पे एक हो गया क्लाइंट जो जोड़ दिया फायरवॉल के साथ, फायरवॉल को हमने जोड़ दिया इंटरनेट के साथ, और इंटरनेट को हमने जोड़ दिया एक सर्वर के साथ। यहाँ पे जो भी क्लाइंट बैठा हुआ है वो इसको रिक्वेस्ट भेजेगा, या बोले तो जो हमारा क्लाइंट है वो इस HTTPS या SSL या फिर TLS सर्वर के साथ क्या बनाएगा? इस सर्वर के साथ सेशन बनाएगा। तो ये हमारा बन के तैयार हो गया सेशन। अब ये जो सेशन बना है वो हमारा बना है SSL या फिर दूसरे शब्दों में बोलें तो TLS या फिर HTTPS का। इस टनल के द्वारा जो यूजर है वो सर्वर के साथ करेगा सिक्योर कम्युनिकेशन। जब सिक्योर कम्युनिकेशन हो जाएगा, इसके साथ साथ वो अपलोड और डाउनलोड कर सकता है वायरस, स्पाईवेयर, फाइल, डेटा वगैरह। तो दिक्कत ये हो गई कि जिस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल जो बनाया गया था सिक्योर कम्युनिकेशन के लिए, उसका इस्तेमाल वायरस, स्पाईवेयर, फाइल और डेटा लॉस के लिए हो रहा है। तो अब हमें ये रोकना है। रोकने के लिए हमें चाहिए कि जो हमारा फायरवॉल है वो अंदर जाके देखे। तो फायरवॉल टनल के अंदर जाके देखे और कि क्या जा रहा है। अगर उसे लगे कि वायरस है, स्पाईवेयर है, फाइल है, डेटा लॉस है, उसे रोके और केवल सिक्योर कम्युनिकेशन को अलाउ करे। ये टनल के अंदर जाके देखने की और रोकने की क्षमता तभी आती है जब फायरवॉल में हो डिक्रिप्शन की कैपेबिलिटी। डिक्रिप्शन बोलो या इसको बोलेंगे HTTPS इंस्पेक्शन। डिक्रिप्शन या HTTPS इंस्पेक्शन एक डिवाइस के अंदर क्षमता होती है जिसके द्वारा फायरवॉल टनल के अंदर जाके देख सकता है। यह केवल समझने के लिए था। क्या ये ऐसे ही काम करेगा? नहीं। जब हम डिक्रिप्शन इनेबल कर देते हैं तो फायरवॉल क्लाइंट को सर्वर के साथ डायरेक्ट टनल नहीं बनाने देता है। तो पहले ये समझो कि डिक्रिप्शन या HTTPS इंस्पेक्शन की मदद से जो हमारा फायरवॉल है कैन सी इनसाइड SSL टनल, वो SSL टनल के अंदर देख सकता है और कुछ सस्पेक्टेड है उसे ब्लॉक भी कर सकता है। लेकिन टेक्निकली ये काम ऐसे करता है कि जब हम डिक्रिप्शन इनेबल कर देते हैं तो इस टनल को दो भागों में तोड़ दिया जाता है। एक पार्ट रहेगा क्लाइंट से फायरवॉल की तरफ, तो एक हिस्सा क्लाइंट से फायरवॉल और दूसरा हिस्सा फायरवॉल से सर्वर। तो उसे दो भागों में तोड़ दिया जाएगा। जब तक डेटा टनल के अंदर है तब तक एन्क्रिप्टेड रहेगा, लेकिन जैसे ही डेटा फायरवॉल के पास रहेगा, फायरवॉल एन्क्रिप्टेड डेटा को प्लेन टेक्स्ट के अंदर ले आएगा। तो डिक्रिप्शन कन्वर्ट कर देता है डेटा को प्लेन टेक्स्ट में। उस प्लेन टेक्स्ट डेटा को दिया जाएगा सिक्योरिटी प्रोफाइल्स को। तो डिक्रिप्शन जो है की मदद से जो हमारा डेटा है, एक मिनट ये देखना भी अच्छा चाहिए, तो डेटा दे दिया जाएगा यहाँ पे सिक्योरिटी प्रोफाइल्स को। और जो सिक्योरिटी प्रोफाइल्स हैं वो हमारे पास रहेंगे जैसे कि एंटीवायरस, एंटी स्पाईवेयर, फाइल ब्लॉकिंग, डेटा फिल्टरिंग और वाइल्ड फायर। तो जो ये प्लेन टेक्स्ट डेटा है वो सिक्योरिटी प्रोफाइल को दे दिया जाएगा। सिक्योरिटी प्रोफाइल उसको एंटीवायरस, एंटी स्पाईवेयर, फाइल ब्लॉकिंग, डेटा फिल्टरिंग को दे देंगे और इनके द्वारा उस डेटा को कर दिया जाएगा यहाँ पे क्लीन। तो ये प्रोफाइल्स डेटा को क्लीन कर देंगे, क्लीन डेटा के अंदर कन्वर्ट कर देंगे और उस क्लीन डेटा को आप चाहो तो डाउनलोड कर सकते हो और चाहो तो उसको, अगर कनेक्शन बाहर के लिए है तो अपलोड किया जा सकता है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि डिक्रिप्शन
कन्वर्ट कर या HTTPS इंस्पेक्शन कन्वर्ट कर देता है इनक्रिप्टेड डेटा को प्लेन टेक्स्ट डेटा के अंदर। बाकी का काम सिक्योरिटी प्रोफाइल्स का रहेगा। सिक्योरिटी प्रोफाइल्स उसको क्लीन कर देंगे। क्लीन डेटा आप डाउनलोड या अपलोड कर सकते हो। तो ये चीज क्लियर होनी चाहिए। डिक्रिप्शन क्या है? तो डिक्रिप्शन या HTTPS इंस्पेक्शन फायरवॉल के अंदर एक कैपेबिलिटी होती है जिसके द्वारा इनक्रिप्टेड डेटा को प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। बाकी का काम फिर सिक्योरिटी प्रोफाइल्स का रहेगा। ये केवल इंट्रोडक्शन था। डिटेल में हम तब करेंगे जब हमारा टाइम आएगा डिक्रिप्शन का। डन हुआ। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे ऐप आईडी। ऐप आईडी क्या है ये हम जरूर करेंगे। डिक्रिप्शन और HTTPS इंस्पेक्शन ये हम कर चुके हैं जिसमें हमारा फायरवॉल इनक्रिप्टेड डेटा को प्लेन टेक्स्ट में ले आएगा। बाकी का काम सिक्योरिटी प्रोफाइल्स का रहेगा। नेक्स्ट है हमारा ऐप आईडी। ऐप आईडी को डायग्राम की मदद से समझेंगे। तो हमारे पास हो गया यहाँ पे एक डायग्राम जिसमें हमारे पास है एक क्लाइंट। तो ये हो गया हमारा क्लाइंट कनेक्टेड है पोलो अल्टो से और पोलो अल्टो कनेक्टेड है इंटरनेट के साथ। इंटरनेट से हमने दो सर्वर कनेक्ट कर देने हैं। एक हो जाएगा जीमेल और दूसरा हो जाएगा फेसबुक। जो हमारा क्लाइंट है उसका डायनेमिक पोर्ट जीमेल के साथ सेशन बनाएगा और दूसरा डायनेमिक पोर्ट फेसबुक के साथ सेशन बनाएगा। ये हमारा रहेगा। अब यहाँ पे हमारा पहला सेशन बनेगा SSL का, फिर इसके अंदर दूसरा बनेगा, फिर यहाँ पे तीसरा बनेगा, फिर यहाँ पे चौथा बनेगा, फिर यहाँ पे पांचवा बनेगा, फिर यहाँ पे छठा बनेगा। इस प्रकार से मल्टीपल हमारे सेशंस बनेंगे। उदाहरण के लिए पहले जीमेल के साथ SSL का बनेगा, फिर SSL के अंदर हम जीमेल यूज करेंगे, जीमेल के अंदर डॉक्स यूज करेंगे, डॉक्स के अंदर अपलोड, फिर हम डाउनलोड और क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। वैसे ही पहला बनेगा फेसबुक के साथ, पहले बनेगा SSL का, SSL के अंदर यूज होगा फेसबुक, फेसबुक के अंदर हम चैट, फेसबुक के अंदर पोस्ट और फेसबुक के अंदर हम गेम्स और यहाँ पे हम अपलोड और कर सकते हैं डाउनलोड जैसी चीजें कर सकते हैं। हो गया, अच्छी बात है। तो फिर इसमें ऐप आईडी क्या है तो हम डिस्कस कर रहे हैं ऐप आईडी, जिसको हम बोलेंगे एप्लीकेशन आइडेंटिफिकेशन। एप्लीकेशन आइडेंटिफिकेशन। तो जो ऐप आईडी है वो क्या है या एप्लीकेशन क्या है? तो एक हमारा रहेगा क्लाइंट और एक हमारा रहेगा सर्वर। तो एक क्लाइंट और सर्वर के बीच में जो बन रहा है एक सेशन कनेक्शन और कम्युनिकेशन बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर। तो ऐप आईडी की मदद से एक क्लाइंट और सर्वर के बीच में बनने वाले सेशन कनेक्शन और कम्युनिकेशन को हम क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं और कंट्रोल कर सकते हैं। तो ऐप आईडी या एप्लीकेशन आइडेंटिफिकेशन की मदद से एक क्लाइंट और सर्वर के बीच में बनने वाले सेशन कनेक्शन कम्युनिकेशन को हम आइडेंटिफाई, मॉनिटर और कंट्रोल कर सकते हैं कि जैसे ये SSL है, ये जीमेल है, ये डॉक है, ये अपलोड, ये डाउनलोड और ये शेयर। तो हम ये बता सकते हैं कि गूगल डॉक्स में ना अपलोड हो, ना डाउनलोड हो और ना शेयर हो। हम पता कर सकते हैं ये SSL है, ये फेसबुक, ये चैट, ये पोस्ट, ये गेम, ये अपलोड डाउनलोड। तो फेसबुक में ना चैट चले, ना गेम्स चले, ना अपलोड डाउनलोड चले। तो क्लाइंट और सर्वर के बीच में बनने वाले सेशन कनेक्शन और कम्युनिकेशन को आइडेंटिफाई, मॉनिटर और कंट्रोल किसकी मदद से करेंगे? ऐप आईडी, एप्लीकेशन आइडेंटिफिकेशन की मदद से हम करेंगे।
और ये जो है काम करेगा तब जब हम ऑलरेडी डिक्रिप्शन कर देंगे। तो डिक्रिप्शन क्या है, हम ऑलरेडी क्या कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं कि डिक्रिप्शन में इनक्रिप्टेड डेटा को प्लेन टेक्स्ट में ले आएंगे। जब प्लेन टेक्स्ट में आ गया है तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एप्लीकेशंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब जो ये एप्लीकेशंस हैं ये डे बाय डे नई नई आती रहती हैं, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। इंटरनेट से ही कनेक्टेड होगा कौन, पोलो अल्टो नेटवर्क का, पोलो अल्टो नेटवर्क का कनेक्टेड होगा सर्वर। वो सर्वर जो है वो क्या भेजेगा, वीकली अपडेट भेजेगा, किसका, वीकली अपडेट ऑफ एप्लीकेशन सिग्नेचर्स। तो एप्लीकेशन सिग्नेचर्स का वीकली क्या भेजा जाएगा, अपडेट भेजा जाएगा, जिसको आप अपने फायरवॉल पे क्या कर सकते हो, इंस्टॉल डाउनलोड एंड इंस्टॉल कर सकते हो। तो जो पोलो अल्टो फायरवॉल, जो पोलो अल्टो सर्वर है, वो हर हफ्ते आपको न्यू एप्लीकेशन न्यू एप्लीकेशन सिग्नेचर का अपडेट भेजेगा, जिसको हम अपने फायरवॉल पे क्या कर सकते हैं, डाउनलोड, मैन्युअली हम डाउनलोड भी कर सकते हैं और इंस्टॉल भी कर सकते हैं, डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये अभी इंट्रो है कि हम क्या करेंगे, वो आपको बता दिया। डिटेल थ्योरी और प्रैक्टिकल इसका जब समय आएगा तब कराया जाएगा। तो ध्यान रहे, ऐप आईडी या एप्लीकेशन आइडेंटिफिकेशन की मदद से एक क्लाइंट और सर्वर के बीच में बनने वाले सेशन, कनेक्शन, कम्युनिकेशन को आइडेंटिफाई, मॉनिटर और कंट्रोल कर सकते हैं। ये हो गया हमारा ऐप आईडी। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे, नेक्स्ट है हमारा कंटेंट आईडी। अब कंटेंट आईडी क्या है ये हम जानेंगे। जानने के लिए डायग्राम की मदद ली जाएगी। डायग्राम वैसा ही रहेगा कि हमारे पास यहाँ पे हो गया एक क्लाइंट जो कनेक्टेड है पोलो अल्टो के साथ, पोलो अल्टो से फर्दर कनेक्टेड हो गया इंटरनेट, इंटरनेट हो गया, इंटरनेट से हमारे पास एक सर्वर हो गया। जो यूजर हमारे लेन में है वो पब्लिक सर्वर को क्या भेजेगा, पब्लिक सर्वर को यहाँ पे रिक्वेस्ट भेजेगा, पब्लिक सर्वर उसको रिप्लाई भेज देगा। रिप्लाई में जा सकता है वायरस, जा सकता है स्पाईवेयर, जा सकता है यहाँ पे कोई भी फाइल, या हो सकता है डेटा का लॉस। अब हम नहीं चाहते कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में वायरस आए, स्पाईवेयर आए, कोई भी फाइल आए अथवा जाए या डेटा लॉस हो। तो उसके लिए हम क्या इनेबल करेंगे, उसके लिए हम अपने फायरवॉल पे इनेबल करेंगे कंटेंट आईडी, कंटेंट आईडी, या इसको बोलेंगे कंटेंट आइडेंटिफिकेशन, कंटेंट आइडेंटिफिकेशन इसको बोला जाएगा। जब कंटेंट आईडी हम इनेबल करेंगे तो हमारा यहाँ पे इनेबल किया जाएगा सिक्योरिटी प्रोफाइल्स। तो हम इनेबल करेंगे यहाँ पे सिक्योरिटी प्रोफाइल्स। सिक्योरिटी प्रोफाइल्स के अंदर हमारा यहाँ पे रहेगा एंटीवायरस, फिर एंटी स्पाईवेयर, फिर फाइल ब्लॉकिंग एंड डेटा फिल्टरिंग। तो ये हमें इनेबल करना है, एंटीवायरस, एंटी स्पाईवेयर, फाइल ब्लॉकिंग, डेटा फिल्टरिंग जैसी प्रोफाइल हमें यहाँ पे इनेबल करना है। अब जो एंटीवायरस है उसके पास होंगे, एंटीवायरस होगा उसके पास अपने सिग्नेचर होंगे, एंटी स्पाईवेयर के पास भी अपने क्या होंगे, सिग्नेचर होंगे, फाइल ब्लॉकिंग के पास भी अपने सिग्नेचर होंगे, डेटा फिल्टरिंग के पास भी अपने सिग्नेचर होंगे। जो एंटीवायरस है वो ब्लॉक करेगा यदि उसे वायरस मिलेगा, यदि जो एंटी स्पाईवेयर है वो ब्लॉक करेगा यदि उसे स्पाईवेयर मिलेगा, फाइल ब्लॉकिंग ब्लॉक करेगा यदि उसे पीडीएफ फाइल या फिर उसे ईएक्सी फाइल मिलेगा, और जो डेटा फिल्टरिंग है वो
ब्लॉक करेगा यदि उसे क्रेडिट कार्ड नंबर्स या सोशल सिक्योरिटी नंबर्स या पैन नंबर्स वगैरह मिलेंगे डेटा के अंदर। अब जो क्लाइंट है वो थ्रू फायरवॉल के रिक्वेस्ट भेजेगा पब्लिक सर्वर को। पब्लिक सर्वर जिसके पास डेटा है, जिसमें हो सकता है वायरस, स्पाईवेयर, कोई भी हो सकती है फाइल, और हो सकता है कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, या फिर हम बोले तो क्रेडिट कार्ड नंबर्स या पैन कार्ड नंबर्स। अब ये जो डेटा है ये रिप्लाई के अंदर भेजा जाएगा। तो ये हमारा तैयार हो गया उसके पास रिप्लाई। ये रिप्लाई अब एंटीवायरस, एंटी स्पाईवेयर, फाइल ब्लॉकिंग और डेटा फिल्टरिंग से फिल्टर होगा। अब वायरस ब्लॉक कर दिया जाएगा, स्पाईवेयर ब्लॉक कर दिया जाएगा, फाइल टाइप कंडीशन जो भी दी है वो ब्लॉक कर दिया जाएगा, और डेटा फिल्टरिंग कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को आने और जाने से रोकेगी। तो कहने का मतलब ये है कि जो ये प्रोफाइल्स हैं आपकी, ये डेटा को कर देंगे क्लीन। तो हमारा हो जाएगा क्लीन डेटा। ये क्लीन डेटा ही दिया जाएगा किसको? ये क्लीन डेटा ही दिया या ऑफर किया जाएगा यूजर को। तो यूजर को वायरस फ्री, स्पाईवेयर फ्री, फाइल ब्लॉकिंग के द्वारा कोई भी फाइल अपलोड डाउनलोड कंट्रोल कर सकते हो और कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को आने और जाने से रोक सकते हो। तो जब भी हम अपने फायरवॉल पे एंटीवायरस, एंटी स्पाईवेयर, फाइल ब्लॉकिंग और डेटा फिल्टरिंग जैसे सिक्योरिटी प्रोफाइल को इनेबल करेंगे, वो कंटेंट आइडेंटिफिकेशन के अंदर आएगा। तो ध्यान रहे, जब भी पोलो अल्टो फायरवॉल पे एंटीवायरस, एंटी स्पाईवेयर, फाइल ब्लॉकिंग, डेटा फिल्टरिंग जैसे प्रोफाइल लगाओगे वो कंटेंट आईडी में आएगा। अब प्रश्न आता है, वायरस, स्पाईवेयर तो डे बाय डे नया नया आता रहता है, तो यहाँ पे इंटरनेट से कनेक्टेड होगा पोलो अल्टो नेटवर्क का सर्वर, और वो भेजेगा डेली अपडेट, भेजेगा डेली अपडेट एंटीवायरस का और एंटी स्पाईवेयर का आपको डेली अपडेट भेजेगा। तो जब तो डेली अपडेट आएगा एंटीवायरस और एंटी स्पाईवेयर के सिग्नेचर्स का, तो जो आप मैन्युअली क्या कर सकते हो, डाउनलोड और इंस्टॉल, डाउनलोड और हम यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं, डाउनलोड और इंस्टॉल यहाँ पे कर सकते हो। तो कंटेंट आईडी क्या है ये क्लियर होना चाहिए कि जब भी हम पोलो अल्टो फायरवॉल पे एंटीवायरस, एंटी स्पाईवेयर, फाइल ब्लॉकिंग, डेटा फिल्टरिंग 4 प्रोफाइल लगाएंगे वो कंटेंट आईडी में आएगा। एंटीवायरस, एंटी स्पाईवेयर का डेली सिग्नेचर अपडेट आपको पोलो अल्टो फायरवॉल देगा। तो ये हमारा रहेगा कंटेंट आईडी। नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे यूआरएल फिल्टरिंग। तो यूआरएल फिल्टरिंग क्या है? यूआरएल फिल्टरिंग ये है कि पहले डायग्राम की मदद से, डायग्राम एज इट इज रहेगा, हमारे पास क्लाइंट कनेक्टेड हो गया पोलो अल्टो के साथ, फिर हमारा रहेगा यहाँ पे इंटरनेट, इंटरनेट हो गया, इंटरनेट से हमने सर्वर्स जोड़ दिए, जैसे कि हमारा 1 सर्वर, 2 सर्वर, 3 सर्वर, ये हो गया गूगल, फेसबुक, यूट्यूब। जो क्लाइंट है वो गूगल, फेसबुक, यूट्यूब किसी को भी एक्सेस कर सकता है, हम चाहते हैं ना करें, तो उसके लिए हमें यहाँ पे लगाना पड़ेगा यूआरएल फिल्टरिंग। यूआरएल फिल्टरिंग जब हम अपने पोलो अल्टो फायरवॉल पे इनेबल करेंगे तो हमारे पास होंगी यूआरएल कैटेगरीज, यूआरएल कैटेगरीज। तो पोलो अल्टो फायरवॉल के पास 80 प्लस 80 से ज्यादा यूआरएल कैटेगरीज हैं। हम बताएंगे गूगल, जैसे गूगल है तो गूगल किस कैटेगरी में आएगा? सर्च इंजन, फेसबुक सोशल साइट, यूट्यूब स्ट्रीमिंग वीडियो, और भी इस प्रकार XYZ कैटेगरीज हमारे पास होंगी। इनेबल, ओके, तो सर्च इंजन अलाउ, सोशल साइट ब्लॉक, स्ट्रीमिंग ब्लॉक, XYZ ब्लॉक। अब जो हमारा क्लाइंट है वो रिक्वेस्ट भेजेगा कि मेरे को किस पे जाना है, गूगल, गूगल अलाउ हो जाएगा। यदि वो भेजता है कि मेरे को किसके पास जाना है, मेरे को कम्युनिकेट करना है फेसबुक के साथ,
डिनाई। मेरे को कम्युनिकेट करना है यूट्यूब के साथ, डिनाई। इसी प्रकार किसी और कैटेगरी के पास जाएगा जैसे कि poker.com, जो कि हमारी गैम्बलिंग कैटेगरी है, ब्लॉक हो जाएगा। तो यूआरएल फिल्टरिंग के द्वारा हम पोलो अल्टो फायरवॉल पे 80 से ज्यादा कैटेगरीज को कंट्रोल कर सकते हैं। जो अलाउ करोगे वो अलाउ हो जाएगा, जो डिनाई करोगे वो आपका डिनाई हो जाएगा। तो यूआरएल फिल्टरिंग हमें दो फायदे देगा। पहला, हमारी बैंडविड्थ यूआरएल फिल्टरिंग के जो हमारे एडवांटेजेस होंगे, पहला हमारी क्या होगी, बैंडविड्थ सेव होगी। अगर इंटरनेट पे जा रहे हैं तो अननेसेसरीली कोई फेसबुक यूट्यूब को सर्च करके बैंडविड्थ कंज्यूम नहीं करेगा। दूसरी, हम यहाँ पे क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे नेटवर्क सिक्योरिटी को। तो नेटवर्क सिक्योरिटी इंक्रीज करेंगे या नेटवर्क प्रोटेक्शन को इंक्रीज करेंगे। तो ये हमारा रहेगा यहाँ पे यूआरएल फिल्टरिंग। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे वाइल्ड फायर। तो वाइल्ड फायर क्या है ये बिल्कुल बताया जाएगा, लेकिन इससे आगे हम कल करेंगे। हो सकता है कुछ और लोग भी ज्वाइन करें करें तो ठीक है, वरना हम अपना कंटिन्यू रखेंगे। तो आज हम यहीं तक रखेंगे कि हम कर रहे हैं अपना कोर्स कंटेंट इंट्रोडक्शन। उसके लिए एक चेकलिस्ट बनी हुई है, जैसे आपको बताया है। तो हमारा है 9 to 11 पोलो अल्टो। तो 9 to 11 पोलो अल्टो के अंदर हमने जो अभी किया है वो हम कर रहे हैं कोर्स कंटेंट इंट्रोडक्शन। और कोर्स कंटेंट इंट्रोडक्शन में हमारा हो गया है डन और टिल यूआरएल फिल्टरिंग। तो हो गया है टिल यूआरएल फिल्टर, यूआरएल फिल्टरिंग तक हमारा हो चुका है। इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज हमारा इतना ही रहेगा। किसी का कोई प्रश्न है तो हम डिस्कस कर सकते हैं, वरना मिलते हैं कल। प्रीवियस क्लास के अंदर हम कर चुके हैं, हम कर रहे थे कोर्स कंटेंट इंट्रोडक्शन कि इसमें हम क्या क्या करेंगे, यूआरएल फिल्टरिंग तक आपको समझा दिया था। नेक्स्ट है आगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आई मेडिटा, लाइव ट्रेनिंग, पोलो अल्टो फायरवॉल और क्यूरिकुलम डिटेक्ट। तो यूआरएल फिल्टरिंग तक कल बता दिया था। नेक्स्ट है हमारा वाइल्ड फायर, कि वाइल्ड फायर है क्या। इसको समझने के लिए डायग्राम की मदद लेंगे। तो पहले है हमारा डायग्राम। तो हमारे पास हो गया एक पीसी, पीसी को जोड़ दिया पोलो अल्टो के साथ, पोलो अल्टो जोड़ दिया इंटरनेट के साथ, और इंटरनेट से जोड़ दिया एक पब्लिक सर्वर। अब अभी तक हमने किया है डिक्रिप्शन, जिसमें हम इनक्रिप्टेड डेटा को प्लेन टेक्स्ट में लाएंगे। ऐप आईडी, कंटेंट आईडी, यूआरएल फिल्टरिंग। कहने का मतलब है हमने पोलो अल्टो फायरवॉल पे डिफाइन किया है एक्शन नॉन एप्लीकेशन। तो उदाहरण के लिए हम फायरवॉल पे बताएंगे कि यदि नॉन एप्लीकेशन हो, जैसे कि पिंग, टेलनेट, एसएसएच, एचटीटीपी, एचटीटीपीएस, तो इनको कर देना है अलाउ। यदि नॉन अटैक हो, उनको कर देना है डिनाई। तो नॉन अटैक्स और उनका भी हम यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं एक्शन डिनाई। तो अब नॉन अटैक्स के अंदर हमारे पास रहेंगे एंटी वायरस सिग्नेचर, एंटीवायरस, एंटी स्पाईवेयर, फाइल ब्लॉकिंग, डेटा फिल्टरिंग और एप्लीकेशन कंट्रोल के हमारे पास क्या हो जाएंगे, यहाँ पे सिग्नेचर्स हो जाएंगे कि इनसे यदि मैच करता है तो उसे डिनाई कर देना है। अब यहाँ पे हमारा बैठा हुआ है यूजर इनसाइड के अंदर। वो यूजर थ्रू फायरवॉल के पब्लिक सर्वर को भेजेगा रिक्वेस्ट। ये हमारा पब्लिक सर्वर हो गया। कोई भी पब्लिक सर्वर उसको रिप्लाई भेजेगा। तो ये हमारा रिप्लाई आया। अब ये सर्वर या तो 80 या 443 का होगा, किसी में से एक का। तो पहला स्टेप, क्लाइंट ने रिक्वेस्ट भेजी। दूसरा स्टेप, सर्वर ने रिप्लाई दिया। अब थर्ड स्टेप में जो फायरवॉल है वो मैच करेगा
रिप्लाई को नॉन एप्लीकेशन से और मैच करेगा नॉन अटैक से। तो अगर 80 है तो वो HTTP एप्लीकेशन से मैच होगा, 443 है HTTPS से। तो अब रिप्लाई नॉन एप्लीकेशन से मैच हो गया। रही बात नॉन अटैक की, नॉन अटैक कोई भी सिग्नेचर इसमें मैच नहीं हुआ, तो नॉन एप्लीकेशन से मैच कर गया, नॉन अटैक से मैच नहीं किया। तो फोर्थ स्टेप के अंदर जो ये हमारा रिप्लाई है, ये रिप्लाई कर दिया जाएगा अलाउ। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हमारा जो फायरवॉल है नॉन ऐप को अलाउ और नॉन अटैक को डिनाई करेगा। यहां तक तो ठीक है, लेकिन इसमें ऐसा भी हो सकता है कि जो रिप्लाई है उसके साथ कोई क्या आए, अटैक आए, तो इस प्रकार से दो सिग्नेचर आए। अगर ऐसा होता है तो जो डेटा है वो नॉन एप्लीकेशन और नॉन अटैक दोनों से क्या करेगा, मैच करेगा। तो जब कोई भी डेटा नॉन एप्लीकेशन के साथ साथ यदि उसमें अटैक सिग्नेचर भी मिलते हैं तो उसको अब अलाउ नहीं किया जाएगा, नॉन अटैक से मैच होने पे उसे क्या कर दिया जाएगा, डिनाई कर दिया जाएगा। तो फायरवॉल नॉन एप्लीकेशन अलाउ और नॉन अटैक को डिनाई कर देगा। यहां तक तो सही है। अब मान के चलो जो हमारा रिप्लाई है उसमें नॉन अटैक नहीं आ रहा है, उसमें एक अननोन अटैक आ रहा है जिसको हम बोलते हैं ZDA, यानी कि जीरो डे अटैक। ZDA का मतलब तो ZDA जीरो डे अटैक हुआ। इसको दूसरे शब्दों में बोला जाता है अननोन अटैक, जिसके बारे में अभी हमें नहीं पता। तो अब हुआ यूं कि क्लाइंट ने पब्लिक सर्वर को रिक्वेस्ट भेजी, वहां से रिप्लाई आया, रिप्लाई को मैच किया गया। अब ये नॉन एप्लीकेशन से तो मैच करेगा लेकिन नॉन अटैक से मैच नहीं करेगा, क्योंकि अटैक हम पहचान ही नहीं पाए। तो होगा ये कि जो रिप्लाई है और जिसके अंदर यहाँ पे है ZDA रिप्लाई, जिसके अंदर है ZDA, वो हो जाएगा यहाँ पे अलाउ, ZDA अलाउ हो जाएगा और होस्ट कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। अब हमें अपने नेटवर्क को अननोन अटैक या जीरो डे अटैक से बचाना है, तो उसके लिए क्या टेक्निक है, उसके लिए ही टेक्निक है वाइल्ड फायर, या दूसरे शब्दों में सैंडबॉक्स इंस्पेक्शन। तो हमें अपने फायरवॉल पे इनेबल करना है सैंडबॉक्स इंस्पेक्शन, या हमें इनेबल करना है वाइल्ड फायर। तो सैंडबॉक्स इंस्पेक्शन या वाइल्ड फायर हमें इनेबल करना है, जिसके अंदर हम बताते हैं कंडीशन कि इफ एनीथिंग अननोन, अगर कुछ भी क्या होता है तुम्हारे पास अननोन डिटेक्ट होता है, तो एक्शन ये लेना है कि सेंड इंफॉर्मेशन टू क्लाउड या डेटा सेंटर ऑफ पोलो अल्टो। पोलो अल्टो के क्लाउड या डेटा सेंटर को इंफॉर्मेशन भेज दो, ये एक्शन रहता है। अगर कुछ भी अननोन डिटेक्ट होता है, हमने सैंडबॉक्स इंस्पेक्शन या वाइल्ड फायर क्या कर देना है, इनेबल कर देना है। जैसे ही हमने इनेबल किया, कुछ भी अननोन यदि आता है तो उसको क्लाउड को भेज दो। अब ये क्लाउड का URL क्या है, इसका है URL www.wildfire.poloaltonetwork.com। ये उस पब्लिक जो पोलो अल्टो का वाइल्ड फायर वाला सर्वर है उसका URL है www.wildfire.poloaltonetworks.com। अब फिर से लेके आओ, क्लाइंट ने रिक्वेस्ट भेजी, सर्वर ने रिप्लाई दिया, रिप्लाई को मैच किया गया, वो नॉन एप्लीकेशन से तो मैच हुआ, नॉन अटैक से मैच नहीं हुआ। फिर इससे ये भी पूछा जाएगा क्या कुछ ऐसा भी है जो तुम्हारे लिए, इनके साथ तो है ही है, क्या कुछ ऐसा भी है इसके अंदर जो तुम्हारे लिए क्या है, अननोन है। तो हाँ, जो हमारा क्या आया है, रिप्लाई आया है, तो उस रिप्लाई के अंदर कुछ ऐसा है जो अननोन है, बिल्कुल है। रिप्लाई के अंदर ये पैटर्न या ये सिग्नेचर हमारे लिए टोटली क्या है, अननोन है, हम इसको नहीं जानते हैं। तो जो जीरो डे अटैक होगा ना तो नॉन एप्लीकेशन से ना नॉन अटैक से मैच होगा, तो वो अननोन से मैच होगा। जैसे ही वो अननोन से मैच हुआ तो इसकी इंफॉर्मेशन भेज दी जाएगी पोलो अल्टो को, यानी कि पोलो अल्टो को www.wildfire.poloalto
paloaltonetworks.com को। ये जो रिप्लाई है या फाइल जो भी है, इसके अंदर जो भी हमारा क्या है, 0 डे अटैक है, उस 0 डे अटैक की इंफॉर्मेशन पालो अल्टो भेज दी जाएगी। अब वो क्या करेंगे, जैसे ये फाइल वहां पे जाएगी तो 0 डे अटैक जो है किसके अंदर सबमिट कर दिया गया, पालो अल्टो क्लाउड के अंदर सबमिट कर दिया गया या उनके डेटा सेंटर के अंदर फाइल भेज दी गई। अब उस पे उन्होंने क्या कर रखे हैं, इंजीनियर्स हायर कर रखे हैं। तो इसको वहां के जो इंजीनियर्स हैं वो इसको एनालाइज करेंगे। तो उदाहरण के लिए जब उनके पोर्टल में जाएगी तो वहां पे उन्होंने इंजीनियर्स बिठा रखे हैं, वो इसको चेक करेंगे जो भी क्या किया गया है, अपलोड किया गया है या सबमिट किया गया है। अब दो बातें होंगी, ऐसा हो सकता है कि पहले केस में ये क्या हो कि जो फाइल हमें भेजी गई है वहां पे दो बातें होंगी कि या तो ये होगा, वो डिक्लेयर करेंगे कि ये नॉर्मल है, तो नॉर्मल है तो इसको क्या कर दिया जाएगा, नॉर्मल के केस में इसको इग्नोर कर दिया जाएगा। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ये अटैक हो, तो अटैक होगा तो फिर उसके लिए सॉल्यूशन निकलेगा। तो 1 मिनट, अगर हुआ यहाँ पे ये नॉर्मल, तो नॉर्मल के केस में इसे कर दिया जाएगा इग्नोर। अगर हुआ अटैक तो इसका निकाला जाएगा सॉल्यूशन, या दूसरे शब्दों में बोलें तो सिग्नेचर इसका तैयार किया जाएगा। तो अटैक का निकाल दिया जाएगा सॉल्यूशन या फिर सिग्नेचर। तो लो जी, ये तैयार हो गया, ये हुआ। फिर यहाँ पे हमारा टास्क होगा थर्ड वाला कि अब जो थर्ड स्टेप है अगर ये हुआ है तो इसको हम कह सकते हैं 2.1 कि अटैक का क्या निकाल दिया गया, ये लो इसका सॉल्यूशन या सिग्नेचर निकाल दिया गया, ये पैटर्न उनका तैयार है। अब इस सॉल्यूशन अथवा सिग्नेचर का क्या किया जाएगा, इस सॉल्यूशन अथवा सिग्नेचर का यहाँ पे होगा टास्क, जिसको हम कह सकते हैं कि इस सॉल्यूशन के दो अपडेट निकलेंगे। पहला अपडेट हम यहाँ पे कह सकते हैं, तो इस सॉल्यूशन का हमारा हो गया 2 के बाद होगा थर्ड, ये हमारा, और यहाँ पे हम कह सकते हैं हमें कम जगह पड़ेगी, तो थर्ड स्टेप और फोर्थ स्टेप। तो सॉल्यूशन जो तैयार हुआ है उसका को एक नाम दिया जाएगा और उसका नाम होगा यहाँ पे वाइल्ड फायर अपडेट, वाइल्ड फायर अपडेट। ठीक है, तो ये जो वाइल्ड फायर अपडेट है, अब पालो अल्टो जो है अपने डेटा सेंटर से पुश कर देगा, सेंड कर देगा, अपडेट तैयार हुआ, और अपडेट जो तैयार हुआ है वो फायरवॉल को दे दिया जाएगा। फायरवॉल इसको एक्सेप्ट करेगा। इसके पास अपडेट नहीं था तो हमने क्या इनेबल किया था, वाइल्ड फायर। वाइल्ड फायर इनेबल तो कर दिया था लेकिन हमारे पास उसका क्या नहीं था, सिग्नेचर नहीं था। लो जी, सिग्नेचर आ गया, तो जो हमारे लिए अननोन वो हो गया नॉन। तो अब क्योंकि ये नॉन हो चुका है तो अब ये अटैक यदि दोबारा होगा तो इसको ब्लॉक कर दिया जाएगा। तो उस फाइल का क्या हुआ जो पहली बार आई, तो जब क्लाइंट ने रिक्वेस्ट भेजी पहली बार तो वो आया किसके पास, पब्लिक सर्वर ने रिप्लाई दिया। जब तक हमारे पास अपडेट नहीं होगा तब तक ये अटैक अलाउ रहेगा। तो यहाँ पे लिख देंगे कि बिफोर अपडेट, किससे पहले, अपडेट से पहले, बिफोर अपडेट, अपडेट से पहले, ZDA विल बी अलाउ, ZDA विल बी अलाउ। अपडेट से पहले 0 डे अटैक अलाउ रहेगा, लेकिन जैसे ही हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, अपडेट आएगा, क्योंकि पहला फाइल अलाउ हुआ, फायरवॉल उसे अननोन अटैक से मैच करके कंडीशन क्लाउड को दे देगा, क्लाउड हमें अपडेट दे देगा। अब ये अपडेट आने में टाइम कितना लगेगा, तो यहाँ पे ये कहते हैं कि अगर तुमने कोई फाइल पालो अल्टो को भेजी है, एक टाइम पे तुमने फाइल सबमिट की, दूसरे टाइम पे तुम अपडेट रिसीव कर रहे हो, तो ये जो टाइम विंडो है ये है 3 से 5 मिनट, 3 से 5 मिनट। यानी कि अगर तुमने अभी कोई फाइल सबमिट की है तो 3 से 5 मिनट के अंदर उसका तुम्हें क्या मिल जाएगा, वाइल्ड फायर अपडेट यहाँ पे
मिल जाए। तो ये ध्यान रहे। तो कोई भी फाइल आप सबमिट करोगे, क्लाउड को दोगे, क्लाउड 3 से 5 मिनट में आपको अपडेट दे देगा, ऐसा उनका कहना है। तो जो अटैक आप पे हुआ उसकी इंफॉर्मेशन आपको तो मिली ही। मान के चलो ये कोई दूसरी कंपनी थी जहां अटैक हुआ, उसने पोलो अल्टो को दे दिया। ये आपका फायरवॉल है यहाँ पे लगा हुआ इंटरनेट से, ये आपका फायरवॉल है दूसरा। तो ये जो अपडेट उस पे अटैक हुआ वो उसको तो जाएगा ही जाएगा, ये आपके फायरवॉल पे भी आएगा जिस पे वाइल्ड फायर का सब्सक्रिप्शन है। तो यहाँ पे भी वो अपडेट आएगा। यानी जो अटैक इस दूसरे फायरवॉल पे या लोकेशन पे हुआ भी नहीं, उस पे उस अटैक की इंफॉर्मेशन आ गई या सॉल्यूशन या सिग्नेचर आ गया जो दुनिया के किसी भी कोने में हो रहा था। तो फायदा क्या हुआ, इस फायरवॉल पे जो अटैक होगा वो ये रिसीव करेगा अपडेट, और इस पे जो अटैक होगा वो क्लाउड को देगा, और वो भी किसको, वो भी यानी कि और भी रिसीव करेंगे और ये भी रिसीव करेगा। तो ये एक इंफॉर्मेशन शेयरिंग है। तुम्हारे साथ क्या हुआ क्लाउड को बताओ, क्लाउड सबको बताएगा। औरों के साथ क्या हुआ वो क्लाउड को बताएंगे और क्लाउड सबको बताएगा। तो अपडेट सबको यहाँ पे मिलेगा। तो ये हमारा रहेगा। तो बट ध्यान रहे, इस प्रोसेस के अंदर पार्टिसिपेट वही करेगा जिसके पास क्या है, वाइल्ड फायर का क्या है, लाइसेंस है। जिनके पास लाइसेंस नहीं है वो इस प्रोसेस के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो जिनके पास नहीं है उनका क्या, जिनके पास नहीं है उनके लिए ये होगा कि उदाहरण के लिए कि मान के चलो इस फायरवॉल पे वाइल्ड फायर का लाइसेंस नहीं है, तो यहाँ पे अपडेट नहीं जाएगा। तो फिर यहाँ पे क्या जाएगा, जो ये अपडेट हमारा है, जो ये वाइल्ड जो सिग्नेचर अपडेट तैयार हुआ है वो यहाँ इकट्ठा होगा। और जब ये यहाँ इकट्ठा होगा तो ये बन के जाएगा एज एंटीवायरस। तो ये बन के जाएगा एंटीवायरस एंड एंटी स्पाईवेयर का अपडेट बन के इस फायरवॉल के पास जाएगा। और ये अपडेट जो जाएगा ये आफ्टर 24 आवर्स, 24 घंटे के बाद ये जो है बन के जाएगा एंटीवायरस और एंटी स्पाईवेयर अपडेट। तो जिन फायरवॉल पे वाइल्ड फायर का लाइसेंस है वो अननोन अटैक की इंफॉर्मेशन क्लाउड को देंगे। क्लाउड पे इंजीनियर्स यदि वो नॉर्मल है तो उसे इग्नोर करेंगे, अटैक है तो सॉल्यूशन बनाएंगे। सॉल्यूशन जो बन गया है उसको रखा जाएगा वाइल्ड फायर अपडेट में और एंटीवायरस और एंटी स्पाईवेयर अपडेट में। वाइल्ड फायर अपडेट इमीडिएटली भेज दिया जाएगा और एंटीवायरस एंटी स्पाईवेयर अपडेट 24 घंटे के बाद भेजा जाएगा। अब ये तुम पे निर्भर करता है कि तुम्हें 5 मिनट जो अटैक हो रहा है कि हर 5 मिनट में हमें अपडेट मिलता रहे, या कोई फर्क नहीं पड़ता 24 घंटे के बाद भी मिले तो भी हमारा चलेगा। तो ये है हमारा वाइल्ड फायर, और वाइल्ड फायर ही हमारा सैंडबॉक्स इंस्पेक्शन है। सैंडबॉक्स इंस्पेक्शन एक डिवाइस के अंदर एक क्षमता होती है कि वो एक फाइल को एक डेडिकेटेड सिस्टम को देता है डीपर इंस्पेक्शन के लिए। डेडिकेटेड सिस्टम ऑनलाइन या ऑफलाइन उसको एनालाइज करके सॉल्यूशन तैयार करता है और सॉल्यूशन को वापस से फायरवॉल को या डिवाइस को देता है। तो जिस डिवाइस में सैंडबॉक्स इंस्पेक्शन की क्षमता हो कि वो एक फाइल को प्रोसेस या एनालाइज के लिए डेडिकेटेड सिस्टम को दे सके और डेडिकेटेड सिस्टम से जो अपडेट मिलता है उसको एक्सेप्ट करके नेटवर्क को प्रोटेक्ट करना स्टार्ट कर दे, तो वो हमारा यहाँ पे कहलाता है नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल। पोलो अल्टो सैंडबॉक्स इंस्पेक्शन को वाइल्ड फायर के नाम से बेचता है कि अगर तुम्हारे पास कुछ भी अननोन अटैक या फाइल आती है उसको क्लाउड को दे दो। तो जब तक अपडेट नहीं आएगा, जब तक अपडेट नहीं आएगा, बिफोर अपडेट 0 डे अटैक विल बी अलाउ रहेगा। लेकिन जैसे ही हमारे पास अपडेट होगा तो अपडेट के पश्चात यहाँ पे ये रहेगा कि आफ्टर अपडेट 0 डे अटैक, आफ्टर अपडेट 0 डे अटैक ZDA विल बी डिनाई। तो अपडेट के पश्चात 0 डे अटैक क्या हो जाएगा, डिनाई हो जाएगा। ये हमारा यहाँ पे रहेगा। जिस डिवाइस में सैंडबॉक्स इंस्पेक्शन या वाइल्ड फायर की क्षमता होती है उसको यहाँ पे बोला जाता है नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल।
तो नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल के अंदर ये सैंडबॉक्स इंस्पेक्शन आपका होता है। तो ये हुआ हमारा सैंडबॉक्स इंस्पेक्शन। ध्यान रहे, सैंडबॉक्स इंस्पेक्शन या वाइल्ड फायर के अंदर वही पार्टिसिपेट करेगा जिसके पास लाइसेंस है। जिसके पास लाइसेंस नहीं है उसको ये अपडेट नहीं मिलेगा। और जितने भी हमारी सर्विसेज हैं, एंटीवायरस, एंटी स्पाईवेयर, फाइल ब्लॉकिंग, डेटा फिल्टरिंग, यूआरएल फिल्टरिंग, ये सारी की सारी सब्सक्रिप्शन बेस हैं। तो ये हुआ कि सैंडबॉक्स इंस्पेक्शन अथवा वाइल्ड फायर क्या है। तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जो नॉर्मल फायरवॉल होता है वो नॉन ऐप को अलाउ और नॉन अटैक को डिनाई करता है। ये तो हो गया नॉर्मल फायरवॉल। फिर नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल क्या करता है। तो नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल के अंदर हम ये कह सकते हैं कि नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल नॉन ऐप को अलाउ, नॉन अटैक को डिनाई और अननोन अटैक को क्लाउड को देता है। वहां से मिलने वाले अपडेट को एक्सेप्ट करके नेटवर्क को प्रोटेक्ट करता है। तो ये होती है नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल की कैपेबिलिटी। इसके साथ साथ नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल आपको डिक्रिप्शन, ऐप आईडी, कंटेंट आईडी, यूआरएल फिल्टरिंग जैसी चीजें भी आपको क्या करता है, प्रदान करता है। उसके बाद आता है यहाँ पे यूजर आईडी। अब ये यूजर आईडी क्या है तो ये हम समझेंगे डायग्राम की मदद से। डायग्राम हमारा हुआ यूं कि हमारे पास हो गया यहाँ पे एक सर्वर। तो ये माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर हो गया, उसको हमने कनेक्ट कर दिया किसके साथ, तो ये हुआ हमारा सर्वर कनेक्ट किया स्विच के साथ। तो ये हुआ हमारा स्विच से पीसी से हो गया पोलो अल्टो से हो गया इंटरनेट। अब हमने क्या करना है, हमने करना ये है कि जो हमारे पास ये है माइक्रोसॉफ्ट की एक्टिव डायरेक्टरी या डोमेन कंट्रोलर है, एक माइक्रोसॉफ्ट एक्टिव डायरेक्टरी या डोमेन कंट्रोलर, इसका इंटीग्रेशन कर देना है पोलो अल्टो के साथ। तो माइक्रोसॉफ्ट एडी और पोलो अल्टो का क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, और वो इंटीग्रेशन ही कहलाएगा यूजर आईडी। इसका फायदा क्या है, फायदा ये होगा इस इंटीग्रेशन का कि जो एडी है इसके पास ग्रुप होंगे एचआर, आईटी, सेल्स और मैनेजमेंट। जब ये इंटीग्रेशन हो जाएगा तो ये हमारे सिंक हो जाएंगे किसके साथ, पोलो अल्टो के साथ। एचआर आईटी हो गया और फिर हो गया सेल्स और मैनेजमेंट, ये हमारे किसके साथ सिंक हो गए, पोलो अल्टो के साथ सिंक हो गए। अब हम यहाँ पे पॉलिसी बना सकते हैं। किस तरह से, पॉलिसी हमारी इस तरह से बनेगी कि जब हमारा सोर्स क्या हो, जब सोर्स हो ये ग्रुप, एडी के ग्रुप, और डेस्टिनेशन हो इंटरनेट, तो एक्शन हमने क्या कर देना है, एक्शन में हमें कर देना है अलाउ। तो जब भी एचआर, आईटी, सेल्स, मैनेजमेंट ग्रुप्स हमारे इंटरनेट पे जाएंगे तो उन्हें अलाउ कर दो। तो हमने क्या अचीव किया, तो जो यूजर आईडी है उसके यहाँ पे एडवांटेजेस हैं। पहला एडवांटेज, एडीज ग्रुप बेस पॉलिसी, एडी के ग्रुप बेस पॉलिसी लगा सकते हैं ऑन पोलो अल्टो पे। दूसरा, हमें क्या मिलेगा, एक्यूरेट यूजर इंफॉर्मेशन, क्योंकि जब आपने पॉलिसी लगाई, पॉलिसी के अंदर यूजर होगा, तो जब भी कोई लॉग जनरेट होगा तो लॉग के अंदर एक्यूरेट हमें क्या मिलेगी, यूजर इंफॉर्मेशन मिलेगी। और फिर आपको यहाँ पे किस में हेल्प मिलेगी, डिटेल्ड लॉगिंग एंड रिपोर्टिंग। तो जब आप लॉग्स चेक करोगे तो वहां पे डिटेल्ड इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। तो इन तीन चीजों के लिए हम माइक्रोसॉफ्ट एडी और पोलो अल्टो का इंटीग्रेशन करते हैं, जिसको हम यूजर आईडी कहते हैं, ताकि हम एडी के ग्रुप बेस पॉलिसी पोलो अल्टो पे लगा सकें, एक्यूरेट यूजर इंफॉर्मेशन रिसीव कर सकें और डिटेल्ड लॉगिंग एंड रिपोर्टिंग आप अचीव कर सको। तो ये हमारा कहलाएगा यूजर आईडी या यूजर आइडेंटिफिकेशन। ये हुआ यूजर आईडी। उसके बाद है यहाँ पे मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग। मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग में आपका ये रहेगा
कि जो भी आपने किया है उसके आप रियल टाइम मॉनिटरिंग कर सकते हो। ये हम सबसे लास्ट में करेंगे, क्योंकि जब हम ये सारी चीजें कर लेंगे हमारे पास बहुत सारे लॉग होंगे जिनको हम बैठ के आसानी से देख सकते हैं। तो ये हमारा हुआ। उसके बाद हमारा यहाँ पे रहेगा, तो पनोरमा क्या है ये बताया जाएगा। इनिशियली कैसे एक्सेस करेंगे, फायरवॉल ऐड कैसे करेंगे, टेम्पलेट कैसे बनाएंगे, डिवाइस ग्रुप कैसे बनाएंगे, लॉग कलेक्शन फॉरवर्डिंग कैसे करेंगे, पनोरमा पे लॉग को यूज कैसे करेंगे, एडमिन अकाउंट कैसे बनाएंगे, रिपोर्ट कैसे निकालेंगे, उसको मैनेज और टीशूट कैसे करेंगे। तो ये हमारा ट्रेनिंग कंटेंट रहेगा। ये जो ट्रेनिंग कंटेंट है ये 22 से 24 क्लासेस लगेंगी। तो जैसे अभी हमारी क्लासेस चल रही हैं इसी प्रकार से 22 से 24। तो अब तक का रिकॉर्ड यही रहा है कि 22 से 24 क्लासेस हमें चाहिए। एक दो क्लास ऊपर नीचे हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं। ये तो रहेगा हमारा। कई बार लोग प्रश्न करते हैं कि हमारे जो कोर्स है वो कौन सा हम कर रहे हैं। कंटेंट आपको आज और कल बता दिया। फिर जाओ गूगल पे है, यहाँ पे लिखो फॉलो अल्टो सर्टिफिकेशंस। फॉलो अल्टो सर्टिफिकेशंस लिखोगे, पहले यूआरएल पे जाना है। चले गए, यहाँ पे जब जाओगे तो नीचे आपको मिलेगा नेटवर्क। पॉलो अल्टो के अंदर नेटवर्क सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी के अंदर नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल इंजीनियर में जाना है, और फायरवॉल इंजीनियर पे जाके हमें लर्न मोर पे कर देना है। तो लर्न मोर पे जब जाओगे तो यहाँ पे रिकमेंडेड ट्रेनिंग मिलेगी, और इस रिकमेंडेड ट्रेनिंग के अंदर हमारे पास दो हैं, EDU 210 फायरवॉल एसेंशियल्स कॉन्फ़िगरेशन एंड मैनेजमेंट, और पनोरमा नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल मैनेजमेंट। तो पोलो अल्टो के अंदर हम PCNSE के अंदर हम कौन सा करने वाले हैं, EDU एग्जाम कोड EDU 210 फायरवॉल एसेंशियल्स कॉन्फ़िगरेशन एंड मैनेजमेंट, और पनोरमा मैनेजमेंट, पनोरमा नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल मैनेजमेंट। ये हमारे दो कोर्स रहेंगे जिनका कंटेंट आप यहाँ से क्या कर सकते हो, देख सकते हो। तो ये हो गया फायरवॉल का, और यहाँ पे आप जाओगे ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे पनोरमा का डेटा शीट। तो ये पनोरमा इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन ऐड करना वगैरह 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 डन हुआ। तो ये हमारे दो कोर्सेज रहेंगे और जिनकी ट्रेनिंग आप यहाँ पे करने वाले हो। तो जिनको ये लगता है कि हम कौन सा कोर्स कर रहे हैं क्या होगा, तो EDU 210 जो NSC था पहले नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल इंजीनियर, उसको फिर उन्होंने एग्जाम कोड 210 220 330 ऐसे किया था। अब जो है एज ऑफ नाउ वो हमारे दो कोर्स हैं। कौन कौन से, तो पहले आपको जाना है पालो अल्टो। पालो अल्टो के अंदर नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल इंजीनियर, और नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल इंजीनियर के अंदर 210 और पनोरमा नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल मैनेजमेंट, ये हमारा रहेगा। तो कल हमने किया था यूआरएल फिल्टरिंग तक, अब ये हमारा हो चुका है कोर्स कंटेंट इंट्रोडक्शन, आपको बता दिया। और यही मोस्टली हमारी यही सीक्वेंस रहेगी जो अभी आपको बताई है, और सेशंस हमारे 22 से 24 सेशंस हमारे यहाँ पे रहेंगे। नेक्स्ट इससे आगे आता है हमारा, उसके हिसाब से हमारा फायरवॉल जो अभी बताया था, iMedita लाइव ट्रेनिंग के अंदर हमारा फॉलो अल्टो। तो क्या करा दिया आपको यहाँ पे, कोर्स कंटेंट इंट्रोडक्शन तो करा दिया। नेक्स्ट है हमारा फायरवॉल इंट्रोडक्शन। कुछ चीजों को जो फॉलो अल्टो डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे कि लैब गाइड, स्टडी गाइड, हैंडआउट्स, वो आपको हेल्प डेस्क से मिल जाएंगे। जिन भी सरिया मैम से आप कोऑर्डिनेट कर रहे हो उनसे बात करो, वो आपको कुरियर कर देंगे। लेकिन कुछ चीजों को समझने समझाने के लिए हमें दूसरे वेंडर का डॉक्यूमेंट यूज करना पड़ेगा ताकि चीजों को अच्छी तरह से समझ सके। पोलो अल्टो अपनी चीजों के बारे में बताएगा और दूसरे कॉम्पिटिटर्स हैं उनके बारे में नहीं बताएगा, वो क्या देते हैं उनके बारे में नहीं बताएगा। तो उसके लिए हमें दूसरे वेंडर्स का भी क्या करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट यूज करना पड़ेगा। वो जो नोट्स हैं वो आप वीडियो देख के बना सकते हैं। तो चलते हैं हम फायरवॉल इंट्रोडक्शन की तरफ, जिसके लिए हम सिस्को का डॉक्यूमेंट यूज करेंगे कि फायरवॉल क्या है,
टेक्निक्स वगैरह, स्लाइड शो। तो यदि कोई हमसे पूछता है फायरवॉल क्या है, तो हम कुछ इस तरह से बता सकते हैं। पहले डायग्राम की मदद से समझेंगे। तो डायग्राम की मदद ये है कि हमारे पास हो गया एक पीसी। पीसी को जोड़ दिया हमने एक राउटर के साथ वाया स्विच के। राउटर से हमने दूसरी लोकेशन का राउटर जोड़ दिया और उससे भी वाया स्विच के हमने एक और पीसी जोड़ दिया। आसानी से समझ में आए। आईपी एड्रेसिंग दे दो 192.168.101.100, 192.168.101.1, 192.168.1.1, 192.168.1.2, 192.168.102.1, 192.168.102.100। इस प्रकार से हमने दे दिया। जब हम आईपी एड्रेसिंग और राउटिंग कर देंगे तो होगा यहाँ पे ये कि जो इसको हम देंगे नाम कि ये हमारा PC1 है और ये हमारा PC2 है। तो जो PC1 है वो 2 से कम्युनिकेट करेगा और जो 2 है वो 1 से कम्युनिकेट करेगा। ऐसा हम अचीव करेंगे राउटिंग के पश्चात या कनेक्टिविटी देने के पश्चात। अब हमारी रिक्वायरमेंट बदल गई। हम ये चाहते हैं PC1 तो 2 से कम्युनिकेट करे, 2 1 से कम्युनिकेट ना करे। इस तरह की हमें फंक्शनैलिटी चाहिए। तो इस तरह की फंक्शनैलिटी के लिए हमें राउटर को हटाना पड़ेगा और राउटर के स्थान पे हमें फायरवॉल लगाना पड़ेगा। तो राउटर फायरवॉल लगेगा। आप एक या दो फायरवॉल लगा सकते हो। नॉर्मली एक से काम चल जाएगा। अगर आपको रिडंडेंसी चाहिए तो आप दो भी लगा सकते हो एचए के अंदर और उनको हम एचए के अंदर कॉन्फ़िगर कर देंगे। उस फायरवॉल पे हम डिफाइन करेंगे पॉलिसी कि जब सोर्स नेटवर्क 192.168.101.0 हो और डेस्टिनेशन नेटवर्क 192.168.102.0 हो तो जो एक्शन है वो क्या कर देना है, अलाउ। तो PC1 PC2 को कम्युनिकेट करेगा लेकिन 2 1 को कम्युनिकेट नहीं करेगा। तो फायरवॉल क्या कर रहा है यहाँ पे, फायरवॉल यहाँ पे कर रहा है ये कि फायरवॉल या तो एक होगा या मल्टीपल होंगे। वही चीज लिखा है कि फायरवॉल क्या है, फायरवॉल या तो एक ही सिस्टम होगा या ग्रुप ऑफ सिस्टम होगा जो मैनेज करेगा एक्सेस को दो या दो से अधिक नेटवर्क के बीच में। एक सोर्स नेटवर्क, एक डेस्टिनेशन नेटवर्क, कम से कम दो चाहिए, दो से अधिक भी आपके यहाँ पे हो सकते हैं। तो फायरवॉल या तो एक सिस्टम या ग्रुप ऑफ सिस्टम रहेगा जो मैनेज करेगा एक्सेस को दो या दो से अधिक नेटवर्क के बीच में। तो जैसा डायग्राम में बताया, आप एक या दो लगा सकते हो जो एक सोर्स नेटवर्क एक डेस्टिनेशन नेटवर्क के बीच में एक्सेस को मैनेज करेगा। जो फायरवॉल है वो हार्डवेयर भी हो सकता है। जब आप राउटर को रिप्लेस करोगे तब आपका हार्डवेयर रहेगा। फायरवॉल सॉफ्टवेयर भी हो सकता है। सॉफ्टवेयर कब होगा, जैसे हमारा पीसी हो गया एंटीवायरस इंस्टॉल कर दो, सर्वर हो गया एंटीवायरस इंस्टॉल कर दो। तो कुछ लोग एंटीवायरस को भी फायरवॉल की कैटेगरी में गिनते हैं। तो फायरवॉल हार्डवेयर भी हो सकता है और सॉफ्टवेयर भी हो सकता है। हार्डवेयर तब जब राउटर को रिप्लेस करोगे, सॉफ्टवेयर तब जब पीसी या सर्वर पे एंटीवायरस डालोगे, या फिर वर्चुअल अप्लायंस भी हो सकता है वर्तमान समय में। तो वर्चुअल अप्लायंस किस कंडीशन में होगा वो डिस्कस करेंगे। उससे पहले ये चीज क्लियर होना जरूरी है कि फायरवॉल या तो एक डिवाइस या ग्रुप ऑफ सिस्टम होगा, सिस्टम या ग्रुप ऑफ सिस्टम जो दो या दो से अधिक नेटवर्क के बीच में एक्सेस को मैनेज करेगा। ये हार्डवेयर अथवा सॉफ्टवेयर हो सकता है या फिर ये वर्चुअल अप्लायंस भी हो सकता है। तो वर्चुअल अप्लायंस कब होगा, आज के टाइम पे हम यूज करते हैं क्लाउड सॉल्यूशंस। क्लाउड सॉल्यूशंस में है गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर और अमेजॉन वेब सर्विसेज और VMware का ESXi वगैरह। इन पे हम अपने क्या डिप्लॉय करते हैं, इन पे हम अपना लगाते हैं वर्चुअल सर्वर। उस वर्चुअल सर्वर को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें फायरवॉल चाहिए होता है। तो वो जो फायरवॉल होगा वही आपका वर्चुअल अप्लायंस होगा जो फर्दर किससे कनेक्टेड होगा, आउटसाइड नेटवर्क या इंटरनेट से कनेक्टेड हो सकता है। तो जब हम क्लाउड पे यानी गूगल क्लाउड, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, AWS और ESXi पे जब हम करते हैं
वर्चुअल सर्वर डिप्लॉय करते हैं, उस वर्चुअल सर्वर को प्रोटेक्ट करने के लिए हम फायरवॉल को एज ए वर्चुअल अप्लायंस यूज करते हैं। तो यदि आप क्लाउड सॉल्यूशन यूज कर रहे हो, चाहे पब्लिक या प्राइवेट, तो उसके लिए हम वर्चुअल अप्लायंस का इस्तेमाल करेंगे ताकि हम अपने वर्चुअल इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सके। तो ये है हमारा यहाँ पे कि फायरवॉल क्या होता है। तो अब ये चीज क्लियर होनी चाहिए। फायरवॉल एक सिस्टम और ग्रुप ऑफ सिस्टम हो सकता है जो दो या दो से अधिक नेटवर्क के बीच में एक्सेस को मैनेज करता है। ये हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और वर्चुअल अप्लायंस हो सकता है। जब फायरवॉल के बारे में पता चल गया, फिर हम आगे चलेंगे। आगे हमारा है फायरवॉल टेक्निक्स। तो फायरवॉल टेक्निक्स कौन कौन सी हैं वर्तमान समय में? पैकेट फिल्टरिंग, प्रॉक्सी सर्वर, स्टेटफुल फायरवॉल, ट्रांसपेरेंट फायरवॉल और नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल। ये नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल ही वही है जो अभी तुम्हें बता के आए हैं। जो नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल है वही हमारा है सैंड बॉक्स इंस्पेक्शन, जो अभी तुम्हें समझा के आए हैं कि हाँ ये हमारा सैंडबॉक्स इंस्पेक्शन जो वाइल्ड फायर डिस्कस किया था, ये हमारा वही है। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले तो सबसे पहले हमारा यहाँ पे रहेगा पैकेट फिल्टरिंग से। तो पैकेट फिल्टरिंग के लिए हमारा हो गया यहाँ पे, तो सबसे पहले आता है यहाँ पे स्टेटलेस पैकेट फिल्टरिंग या पैकेट फिल्टरिंग क्या है। तो यदि कोई पूछता है पैकेट फिल्टरिंग क्या है या स्टेटलेस पैकेट फिल्टरिंग क्या है, तो उसे हमें बताना है कि चाहे इसे स्टेटलेस पैकेट फिल्टरिंग बोलो या पैकेट फिल्टरिंग बोलो, जिसमें पैकेट को फिल्टर किया जाएगा एक्सेस लिस्ट की मदद से। जो स्टेटलेस पैकेट फिल्टरिंग है उसमें पैकेट को फिल्टर किया जाएगा लेयर 3 से लेके लेयर 7 तक ओएसआई मॉडल के अंदर। तो ओएसआई मॉडल के अनुसार हम लेयर 3 से लेके लेयर 7 तक पैकेट फिल्टरिंग कर सकते हैं। जो एक्सेस लिस्ट के द्वारा जो हम पैकेट फिल्टरिंग करेंगे वो एक्सेस लिस्ट आप स्टैंडर्ड, एक्सटेंडेड, नेम्ड और टाइम बेस्ड एक्सेस लिस्ट आप बना सकते हो। इतना ही नहीं, आप और भी बना सकते हो। तो नेक्स्ट स्लाइड पे मूव होने से पहले ये ध्यान रहे कि स्टेटलेस पैकेट फिल्टरिंग बोलो या पैकेट फिल्टरिंग बोलो, जिसमें पैकेट को फिल्टर किया जाएगा एसीएल की मदद से। एसीएल लेयर 3 से लेकर लेयर 7 तक फिल्टरिंग करेगा। स्टैंडर्ड, एक्सटेंडेड, नेम्ड और टाइम बेस्ड जैसी एक्सेस लिस्ट हम बना सकते हैं। उसके बाद आप डायनेमिक एक्सेस लिस्ट भी बना सकते हो, रिफ्लेक्सिव एक्सेस लिस्ट भी बना सकते हो और टीसीपी स्टैब्लिश एक्सेस लिस्ट भी हम यहाँ पे बना सकते हैं। तो इनके फायदे क्या हैं? तो एक्सेस लिस्ट लगाने के या पैकेट फिल्टरिंग करने का पहला एडवांटेज इजी टू इम्प्लीमेंट है, दूसरा कॉस्ट इफेक्टिव है। अब ये कैसे कह सकते हैं कि ये इजी टू इम्प्लीमेंट और कॉस्ट इफेक्टिव है? डायग्राम की मदद से समझो। हमारे पास हो गया पीसी, पीसी से हमने जोड़ा राउटर, वाया स्विच के हमने जोड़ दिया सर्वर। पीसी हो गया सोर्स, सर्वर हो गया डेस्टिनेशन। जो सर्वर है वो HTTP प्रोवाइड कर रहा है, HTTP की सर्विस। राउटर के इंटरफेस 0x0, 0x1 पीसी से पैकेट चलेगा, यहाँ इन होगा, इस इंटरफेस से आउट होगा। तो इन और आउट पे हम लगा सकते हैं ACL। अगर HTTP है तो हमें ACL के अंदर क्या करना है? अलाउ करना है TCP का पोर्ट नंबर 80। तो HTTP पोर्ट नंबर 80 बस वही अलाउ करो, वही एक्सेस होगा। अगर ये सर्वर है HTTPS का तो ACL के अंदर अलाउ करो TCP 443। यदि ये सर्वर है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल तो अलाउ करो 25। तो यदि आपको एप्लीकेशन का पोर्ट नंबर पता है तो इसको हम कह सकते हैं कि ये इजी टू इम्प्लीमेंट है। अच्छी बात है। तो फिर कॉस्ट इफेक्टिव कैसे हुआ? कॉस्ट इफेक्टिव ऐसे हुआ, हम लगा रहे हैं ACL। ACL आप स्विच पे भी लगा सकते हो और ACL आप राउटर पे भी लगा सकते हो। यदि आपका स्विच ACL सपोर्ट करता है या राउटर ACL क्या करता है? सपोर्ट करता है, आपको अलग से कोई डिवाइस परचेज करने की जरूरत नहीं है, तो आपके लिए ये कॉस्ट इफेक्टिव भी रहेगा। तो इजी टू इम्प्लीमेंट के साथ साथ ये कॉस्ट इफेक्टिव भी रहेगा, ये ध्यान रखना है। तो ACL या पैकेट फिल्टरिंग के एडवांटेज इजी टू इम्प्लीमेंट और कॉस्ट इफेक्टिव रहेगा। किसी चीज के फायदे होते हैं तो नुकसान भी होते हैं। नुकसान ये है कि नॉट स्केलेबल, ये स्केलेबल नहीं है। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि मान के चलो नॉट स्केलेबल, तो नॉट स्केलेबल के लिए ये रहेगा कि यदि हमारे पास मान के चलो 100 सोर्स हैं, 10 डेस्टिनेशन हैं और
10 सर्विस हैं, तो उनके लिए हमें ACL की एंट्रीज कितनी करनी पड़ेंगी? तो फॉर्मूला है, सोर्स को मल्टीप्लाई करो डेस्टिनेशन से, मल्टीप्लाई करो सर्विस से। तो 100 × 10 हमारा हो गया 1000, 1000 × 10, तो हमें 10,000 क्या करनी पड़ेंगी? एंट्रीज करनी पड़ेंगी। तो 10,000 एंट्री क्रिएट करना आसान काम नहीं होता है, तो ये स्केलेबल नहीं है। तो एक तो ये स्केलेबल नहीं है, दूसरा डिसएडवांटेज है कॉम्प्लेक्स एक्सेस लिस्ट कठिन है क्रिएट और मेंटेन करना। अब इस लाइन का क्या मतलब है? इस लाइन का ये मतलब है कि मान के चलो हमारे पास एक पीसी है, हो गया, उसको हमने जोड़ दिया किसके साथ? पीसी जोड़ दिया हमने यहाँ पे राउटर के साथ, राउटर से हमने जोड़ दिया इंटरनेट, तो पीसी हो गया, राउटर हो गया, इंटरनेट हो गया, और इंटरनेट से हमारा एक सर्वर कनेक्टेड है डीएनएस का। तो हमने अब लगाया ACL, और ACL में बोला कि UDP 53 क्या कर दो? अलाउ कर दो। ये हमने बनाया। अब होगा यहाँ पे ये एक जो क्लाइंट है वो एक XYZ क्लाइंट है, जो डीएनएस की क्वेरी पे कितने का हेडर लगाएगा? UDP 53 का लगाएगा रूल के हिसाब से। ये क्या हो गया? अलाउ हो गया। लेकिन अब एक दूसरा यूजर है जो जाना चाहता है टोरेंट पे, दूसरा एक क्लाइंट रहेगा, वो क्या लेगा? टोरेंट का डेटा लेगा, उस टोरेंट के डेटा पे लगाएगा UDP 53 रूल के हिसाब से। ये भी क्या हो गया? अलाउ हो गया। हम चाहते थे ये अलाउ हो, हम ये चाहते थे कि जो ये वाला कम्युनिकेशन है, जो ये डीएनएस वाला है, केवल ये ही क्या हो? अलाउ हो। हम ये वाला अलाउ नहीं चाहते थे, तो हम इस टोरेंट वाले को अलाउ करना नहीं चाहते थे। लेकिन ये काम आप ACL से नहीं कर सकते। तो कॉम्प्लेक्स ऐसी ACL नहीं बना सकते कि 53 पे डीएनएस तो अलाउ हो लेकिन 53 पे टोरेंट अलाउ ना हो। तो ऐसा काम करना मुश्किल है ACL के द्वारा। तो ये इसके डिसएडवांटेज है। उसके बाद है यहाँ पे हमारा प्रॉक्सी सर्वर। प्रॉक्सी सर्वर क्या है, पहले डायग्राम से समझेंगे। डायग्राम ये हमारा रहा कि हमारे पास है एक क्लाइंट जिसको हमने जोड़ दिया एक राउटर से, राउटर से हमने यहाँ पे जोड़ा इंटरनेट, तो राउटर से हमने जोड़ दिया इंटरनेट, इंटरनेट से हमने पब्लिक सर्वर्स जोड़ दिए जो कि नॉर्मल होते हैं। तो उदाहरण के लिए पब्लिक सर्वर यहाँ पे हो गया गूगल और यूट्यूब। अब जब हम नेटिंग कर देंगे तो जो हमारा यूजर कहाँ बैठा है, इनसाइड लेन में बैठा है, वो गूगल और यूट्यूब दोनों को एक्सेस करेगा। हम नहीं चाहते ये एक्सेस हो, तो हम एक सॉल्यूशन यूज करेंगे जिसका नाम है प्रॉक्सी सर्वर। जो प्रॉक्सी सर्वर है वो हम अपने लेन में ही लगाएंगे, अपने लेन के अंदर ही हमने प्रॉक्सी सर्वर लगाना है। तो ये हो गया हमारा प्रॉक्सी सर्वर। उस पे हम बताएंगे पॉलिसी। पॉलिसी में कहेंगे कि जो गूगल है वो अलाउ रखना है, और जो YouTube है वो हमें डिनाई करना है। तो इस प्रकार की हमारी पॉलिसी यहाँ पे बनेगी। ये हम तैयार हो गया। अब हुआ कुछ यूं, अब रिक्वेस्ट इधर आनी चाहिए। तो प्रॉक्सी सर्वर दो तरह से लगाया जाता है। पहला तरीका होता है इसका एक्सप्लिसिट प्रॉक्सी। एक्सप्लिसिट प्रॉक्सी, एक्सप्लिसिट प्रॉक्सी में क्लाइंट को कॉन्फ़िगर किया जाता है और वो खुद ही रिक्वेस्ट किसको भेजता है? प्रॉक्सी को भेजता है कि मेरे को किसके पास जाना है? गूगल के पास जाना है। तो क्लाइंट खुद ही रिक्वेस्ट प्रॉक्सी को भेजेगा, प्रॉक्सी चेक करेगा पॉलिसी, पॉलिसी में चेक किया अलाउ है। अब प्रॉक्सी खुद जो है रिक्वेस्ट भेजेगा किसको? प्रॉक्सी खुद रिक्वेस्ट भेजेगा गूगल को, और जो गूगल है वो अपना रिप्लाई भेजेगा प्रॉक्सी को, और प्रॉक्सी जो है उस रिप्लाई को कहाँ भेज देगा? अंदर भेज देगा। तो क्लाइंट को गूगल का तो एक्सेस हो गया।
लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि जो क्लाइंट है वो कहे मेरे को किस पे जाना है, फेसबुक, ये हमने दूसरा सर्वर रखा है यूट्यूब की, मेरे को जाना है यूट्यूब पे जाना है, रिक्वेस्ट प्रॉक्सी पे आएगी, प्रॉक्सी पॉलिसी चेक करेगा, पता चला यूट्यूब डिनाय है, तो फोर्थ स्टेप में जो सर्वर है प्रॉक्सी सर्वर, वो क्लाइंट को कहेगा कि यूट्यूब इज इक्वल टू डिनाय, तुम यूट्यूब एक्सेस नहीं कर सकते, जो बताओगे वो एक्सेस रहेगा, जो नहीं बताओगे, जो डिनाय कर दोगे वो डिनाय रहेगा। ऐसा होगा एक्सप्लिसिट प्रॉक्सी के अंदर। एक्सप्लिसिट प्रॉक्सी के अंदर हम क्लाइंट को ही क्या करते हैं, कॉन्फ़िगर करते हैं। दूसरा तरीका है यहाँ पे प्रॉक्सी सर्वर लगाने का, जिसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंट प्रॉक्सी, जिसके अंदर हम गेटवे को क्या करते हैं, कॉन्फ़िगर करते हैं। अब इस केस में ट्रांसपेरेंट प्रॉक्सी में क्लाइंट जो है वो रिक्वेस्ट भेजेगा किसको, गेटवे को, कि मेरे को किधर जाना है, गूगल पे जाना है। गेटवे उस रिक्वेस्ट को प्रॉक्सी को दे देगा, प्रॉक्सी पॉलिसी चेक करेगा, वो अलाउ है। अब फिफ्थ स्टेप के अंदर प्रॉक्सी जो है रिक्वेस्ट भेजेगा किसको, गूगल को, और जो यहाँ पे गूगल है वो रिक्वेस्ट भेजेगा प्रॉक्सी को, और फिर प्रॉक्सी उस रिप्लाई को किसको देगा, उस रिप्लाई को यहाँ पे क्लाइंट को देगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब हम प्रॉक्सी सर्वर लगाते हैं, चाहे आप एक्सप्लिसिट यूज करो या ट्रांसपेरेंट प्रॉक्सी यूज करो, रिक्वेस्ट प्रॉक्सी सर्वर के पास आएगी, प्रॉक्सी सर्वर पॉलिसी चेक करेगा, अलाउ है तो अलाउ, डिनाय है तो डिनाय। तो रिक्वेस्ट प्रॉक्सी पे आएगी, प्रॉक्सी से बाहर जाएगी, रिप्लाई प्रॉक्सी पे आएगा, प्रॉक्सी से अंदर जाएगा। तो प्रॉक्सी इंटरमीडिएट का काम करेगा। जो डायग्राम में बताया है वही लिखा हुआ है कि जब हम बात करते हैं प्रॉक्सी सर्वर की, तो प्रॉक्सी सर्वर काम करता है इंटरमीडिएट सिस्टम की तरह, इनसाइड और आउटसाइड वर्ल्ड के बीच में। प्रॉक्सी सर्वर अलाउ नहीं करता इनसाइड यूजर को कि वो सीधा बाहर जाए या बाहर से अंदर आए। प्रॉक्सी सर्वर को एप्लीकेशन गेटवे या एप्लीकेशन फायरवॉल बोलते हैं। प्रॉक्सी सर्वर का अधिकतर इस्तेमाल यूआरएल फिल्टरिंग के लिए होता है। यूआरएल का फुल फॉर्म यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर या यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है या हो सकता है, या कहते हैं लिमिटेशंस, सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। अगर आपने एक ही प्रॉक्सी लगाया वो डाउन हो जाएगा, उससे बचने के लिए दो लगाओ, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। यदि प्राइमरी डाउन हो तो सेकेंडरी लेके जाए। सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर सॉल्व किया जा सकता है। इट इंट्रोड्यूस डिले, थोड़ी सी डिले होगी, उसका कोई इलाज नहीं है, क्योंकि क्लाइंट जो है वो रिक्वेस्ट प्रॉक्सी को भेजेगा, प्रॉक्सी उसको इंटरनेट को देगा, इंटरनेट रिप्लाई प्रॉक्सी, प्रॉक्सी से अंदर, तो थोड़ा सा डिले मिली सेकेंड में होगा, उसका कोई इलाज नहीं है। हाँ, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करो, इंटरनेट कनेक्शन की बैंडविड्थ अच्छा लो, सर्विस जो ये प्रॉक्सी सर्वर है वो क्लाइंट की नंबर के हिसाब से लो, पीसी अपने लेन स्विचेस को अपग्रेड करो, राउटर वगैरह को अपग्रेड करो, उसे कम किया जा सकता है, खत्म नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे स्टेटफुल फायरवॉल। अब ये स्टेटफुल फायरवॉल क्या है, डायग्राम से समझेंगे। तो डायग्राम से समझना ये है कि हमारे पास है एक क्लाइंट, फिर हमने एक फायरवॉल लगाया, फायरवॉल के बाद हमने यहाँ पे एक सर्वर लगाया, आईपी दे दो 192.168.101.100, 192.168.102.100। क्लाइंट का डायनेमिक पोर्ट नंबर सर्वर को 443 पे हिट करेगा। तो सबसे पहला स्टेप, एक पैकेट बना, तो क्लाइंट ने एक पैकेट बनाया, पैकेट का स्ट्रक्चर ये रहेगा, सोर्स आईपी 192.168.101.100, डेस्टिनेशन आईपी सर्वर का 192.168.102.100, सोर्स पोर्ट 1025 और डेस्टिनेशन पोर्ट 443। पहला पैकेट है तो जो हमारा टीसीपी का फ्लैग है वो सिन, इस प्रकार का क्या होगा, इस प्रकार का एक यहाँ पे पैकेट बनेगा, और वो पैकेट बन के भेज दिया जाएगा फायरवॉल को। थर्ड स्टेप में जो हमारा फायरवॉल है विल क्रिएट ए
डेटा बेस, वो एक क्या बनाएगा, डेटाबेस बनाएगा। डेटाबेस में ऐड करेगा कि 192.168.101.100 का डायनेमिक पोर्ट नंबर 1025 गया हुआ है 192.168.102.100 के 443 पोर्ट पे गया हुआ है और सिन रिक्वेस्ट हमारी गई हुई है। इस प्रकार का डेटाबेस बनेगा। डेटाबेस बना के फोर्थ स्टेप में जो भी हमारा पैकेट है उसे फॉरवर्ड कर दिया जाएगा सर्वर के पास। तो ये हमारा रिक्वेस्ट जो है, जो भी क्लाइंट ने रिक्वेस्ट पैकेट जनरेट किया था वो फॉरवर्ड कर दिया सर्वर के पास। अब सर्वर को सिन आया है, रिक्वेस्ट आई है, तो अब ये तैयार करेगा रिप्लाई। सोर्स आईपी 192.168.101.102.100, डेस्टिनेशन आईपी 192.168.101.100, सोर्स पोर्ट 443। तो सोर्स पोर्ट उल्टा हो जाएगा, डेस्टिनेशन पोर्ट 1025। सिन के जवाब में सिन प्लस एक्नॉलेजमेंट, सिन प्लस एक्नॉलेजमेंट ऐसा तैयार होगा। ये पांचवा रिप्लाई पैकेट फायरवॉल पे आएगा। फायरवॉल चेक करेगा, क्या चेक करेगा कि 102 पोर्ट नंबर 443 जा रहा है 101 पोर्ट नंबर 1025 तो यहाँ पे हमने चेक किया कि हमारा जो लेयर जो लेयर 3 इंफॉर्मेशन था, हमारा आईपी इंफॉर्मेशन मैच किया, हमारा पोर्ट नंबर इंफॉर्मेशन क्या कर गया, डेटाबेस से मैच कर गया, और क्या हमने क्या भेजा था, सिन भेजा था। और वापस क्या आ रहा है, अगर सिन भेजा है तो सिन के जवाब में ही क्या आता है, सिन प्लस एक। तो क्या आ रहा है, सिन प्लस एक। सिन प्लस एक तो तब आएगा जब सिन गया होगा। हाँ, सिन गया हुआ है तो सिन के जवाब में सिन प्लस एक आ रहा है। तो ये हमारा जो है डेटाबेस से मैच हो गया, डेटाबेस से मैच हो गया तो इसे अलाउ कर दिया जाएगा। तो स्टेटफुल फायरवॉल करता क्या है, जब भी स्टेटफुल फायरवॉल के पास कोई पैकेट बनाता है जिसमें लेयर 3, लेयर 4 और फ्लैग इंफॉर्मेशन वो ऐड करता है, जब रिप्लाई आता है तो लेयर 3, लेयर 4, लेयर 3 इंफॉर्मेशन, लेयर 4 इंफॉर्मेशन, फ्लैग वगैरह को मैच करता है। मैच होता है तो अलाउ, अदरवाइज डिनाई कर देता है। तो ये काम रहता है हमारे स्टेटफुल फायरवॉल का। जो डायग्राम से समझाया है वही लिखा हुआ है कि जब हम बात करते हैं यहाँ पे स्टेटफुल फायरवॉल की, तो जो स्टेटफुल फायरवॉल है वो मेंटेन करता है कनेक्शन की स्टेट को जब पैकेट ट्रेवल करता है फायरवॉल से। स्टेटफुल फायरवॉल मेंटेन करता है कनेक्शन की स्टेट को, स्टेट टेबल में ऐड करने के पश्चात इंफॉर्मेशन को स्टेट टेबल में फायरवॉल फॉरवर्ड करता है पैकेट को वास्तविक डेस्टिनेशन को। जब स्टेटफुल फायरवॉल रिसीव करता है रिप्लाई पैकेट, तो स्टेटफुल फायरवॉल मैच करता है रिप्लाई पैकेट की इंफॉर्मेशन को अपनी टेबल से। यदि रिप्लाई पैकेट मैच करता है पैकेट स्वीकार किया जाता है, अन्यथा पैकेट ड्रॉप कर दिया जाता है। तो मैच होगा तो अलाउ, अदरवाइज डिनाई। तो वर्तमान समय का हर फायरवॉल स्टेटफुल फायरवॉल है। फिर कुछ वेंडर इस चीज को क्या कहते हैं, कुछ वेंडर इस चीज को कहते हैं कि ये स्टेट टेबल है, कुछ कहते हैं कि ये स्टेट टेबल नहीं है, ये कनेक्शन है, ये सेशन है। तो स्टेट टेबल, कनेक्शन टेबल, सेशन टेबल के नाम से उसे जाना जाता है, जिसमें सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट और एडिशनल इंफॉर्मेशन हमारी हो सकती है। सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट, फ्लैग वगैरह उस स्टेट टेबल, कनेक्शन टेबल या सेशन टेबल के अंदर हो सकते हैं। ये हमारा रहेगा स्टेटफुल फायरवॉल। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे ट्रांसपेरेंट फायरवॉल। कल भी समझाया था, फिर से बता देते हैं कि मान के चलो कि हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया, हमारे पास है यहाँ पे एक लेन PC1, PC2, PC3, PC4। इन लेन को हमने जोड़ दिया स्विच के साथ, स्विच को हमने जोड़ दिया राउटर के साथ। तो ये हमारा हो गया स्विच, और स्विच को जोड़ा राउटर, राउटर को हमने लीज लाइन के रास्ते दूसरे राउटर से जोड़ दिया, या हम इंटरनेट
के रास्ते भी क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जोड़ सकते हैं। MPLS VPN के रास्ते भी इन्हें क्या किया जा सकता है, जोड़ा जा सकता है। तो ये हो गया हमारा राउटर, जिस पे सबसे पहले आईपी एड्रेसिंग करेंगे, फिर हमने राउटिंग करना है, फिर हमने नेटिंग करना है, फिर हमने VPN करना है, MPLS वगैरह लगाना है। अब हमें इस नेटवर्क को सिक्योर करना है, तो सिक्योर करने के लिए राउटर हटेगा, फायरवॉल लगेगा। फायरवॉल जब हमने लगाया, फिर से आईपी एड्रेसिंग, राउटिंग, आईपी एड्रेसिंग करना है, राउटिंग करना है, नेटिंग करना है, VPN MPLS चलता नहीं है, फिर हमें फायरवॉल की पॉलिसीज लगानी है। इतना सारा काम करना पड़ेगा। अब हम ये चाहते हैं कि जब हमने सारा कुछ कर रखा है तो दोबारा क्यों करें, क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि फायरवॉल पॉलिसीज ही लगाई जाए। अगर हमारा टारगेट फायरवॉल पॉलिसीज ही लगाना है तो हम यहाँ पे यूज करेंगे ट्रांसपेरेंट फायरवॉल। इसी को बोला जाता है वर्चुअल वायर, वी वायर, या इसी को बोला जाता है ब्रिज मोड। तीन नाम से ये चलता है, ब्रिज मोड, वी वायर और ट्रांसपेरेंट फायरवॉल, जिसको लेन और गेटवे के बीच में लगाते हैं। गेटवे की लेन से कनेक्टिविटी तोड़ देते हैं। ट्रैफिक अब फायरवॉल के रास्ते बाहर जाएगा और फायरवॉल के रास्ते ही अंदर आएगा, और वहीं पे हमने फायरवॉल पॉलिसीज लगा दी है। ये हमारा रहेगा। ये हुआ हमारा ट्रांसपेरेंट फायरवॉल। जो डायग्राम से समझाया है वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब हम बात करते हैं यहाँ पे ट्रांसपेरेंट फायरवॉल की, ये काम करता है लेयर 2 पे, फॉरवर्ड करता है फ्रेम को मैक के आधार पे, लेकिन अभी भी इसके पास क्षमता है कि ये फिल्टर करेगा ट्रैफिक को लेयर 2 से लेके लेयर 7 तक। दूसरे वेंडर्स में ये फंक्शनलिटी अवेलेबल है, सेम नेम से या फिर डिफरेंट नेम से, जैसे कि वी वायर एडवांटेज। आप डिप्लॉय करते हो ट्रांसपेरेंट फायरवॉल को अपने नेटवर्क में। यदि आप चाहते हो इंप्लीमेंट करना फायरवॉल अपने नेटवर्क में बिना दोबारा से आईपी एड्रेसिंग दिए हुए, ना नेटवर्क को रिडिजाइन किए, बिना डिवाइसेस को दोबारा से कॉन्फ़िगर किए हुए, और बिना नेटवर्क को रिडिजाइन किए हुए भी आप फायरवॉल को अपने नेटवर्क में लगा सकते हो ट्रांसपेरेंट फायरवॉल की मदद से। तो ये हमारा हो गया यहाँ पे फायरवॉल इंट्रोडक्शन। हमने सीखा फायरवॉल क्या है, हमने सीखा फायरवॉल टेक्निक्स। टेक्निक्स के अंदर हमने अभी जाना किस किस के बारे में, हमने जाना पैकेट फिल्टरिंग, प्रॉक्सी सर्वर, स्टेटफुल फायरवॉल, ट्रांसपेरेंट फायरवॉल, और ब्रेक से पहले आपको बताया था वाइल्ड फायर, जो कि हमारा क्या था, नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल का ही दूसरा नाम था, जिसको हम बोलते हैं सैंड बॉक्स इंस्पेक्शन। तो सैंड बॉक्स इंस्पेक्शन जिस डिवाइस के अंदर है उसे नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल बोला जाता है। तो आज किया फायरवॉल टेक्निक्स के बारे में डिस्कशन। तो ये हमारा हुआ, तो ये हमारा हो गया फायरवॉल इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट है पोलो अल्टो इंट्रोडक्शन करेंगे, ये हम कल करेंगे, आज इतना ही रखते हैं। तो आज तक क्लियर हो गया या हो जाना चाहिए कि हमारा कोर्स कंटेंट क्या रहेगा, फॉर्मेट क्या रहेगा, और फायरवॉल क्या है, फायरवॉल टेक्निक्स कौन कौन सी हैं। अब तक हमें फायरवॉल और फायरवॉल टेक्निक्स के बारे में पता चल चुका है। कल हम स्टार्ट करेंगे कि पोलो अल्टो कौन कौन से फीचर देता है। आज इतना ही, मिलते हैं कल।